Can actually money buy happiness? तो do you think India ready है LGBTQ कम्युनिटी की मेंटल हेल्थ को सपोर्ट करने के लिए? कि आज मैंने किसी एक इंसान की लाइफ में बहुत अच्छा इम्पैक्ट डाला है, तो शायद हमने भी ऐसा कुछ नहीं किया होगा कि लोनलीनेस इज अ नेक्स्ट बिग प्रॉब्लम ऑल ओवर द वर्ल्ड ओवर देयर, बट फैमिली हैज टू अंडरस्टैंड कि हमें उस इंडिविजुअल से किस लेवल पर जाकर बात करनी है. Hi, this is just another guy और आज मैं हूँ अपने एक ऐसे गेस्ट के साथ जिनसे मैं बहुत कुछ सीखा हूँ मेंटल हेल्थ के बारे में, हैप्पीनेस के बारे में, सैडनेस के बारे में, डिप्रेशन के बारे में. बिकॉज मुझे लगता है कि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसकी लोग बात नहीं करते. तो इसलिए माय फर्स्ट गेस्ट इज गार्गी डागर. तो हाय गार्गी, थैंक यू फॉर कमिंग एंड प्लीज टेल द पीपल व्हाट इज इट दैट यू डू. थैंक यू सो वेरी मच अमन फॉर हैविंग मी हियर. और आई कैन नॉट थैंक यू इनफ कि आपने मुझे चूज़ किया जहाँ पर हम मेंटल हेल्थ के ऊपर फोकस कर रहे हैं. और जस्ट टू लेट माई व्यूअर्स नो कि मैं क्या करती हूँ, आई एम अ फुल टाइम काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट जो 5 साल से प्रैक्टिस कर रही हैं गुरुग्राम में. और उसी के साथ साथ मेरा एसोसिएशन CBSE स्कूल के साथ भी है और मैं इंडियन एयरफोर्स के साथ भी कंसल्टिंग साइकोलॉजिस्ट हूँ. और मेरी जो प्रैक्टिस है आई स्पीक साइकोलॉजिकल सर्विसेज, जहाँ पर मैं डायरेक्टर की पोस्ट पर काम करती हूँ. वहाँ पर मैंने मेंटल हेल्थ को सिर्फ ग्रो होते हुए ही नहीं देखा है, लेकिन मैंने लोगों में वो एक्सेप्टेंस देखी है जिसके बारे में मैं जर्नली आपसे बात करती हूँ कि लोगों के अंदर किस तरीके से एक्सेप्टेंस आई है कि उनके लिए अपनी मेंटल हेल्थ पे वर्क करना उनकी लाइफ के लिए कितना ज़्यादा मोटिवेटिंग फैक्टर हो सकता है. कोई स्टैट्स बताओगी गार्गी कि मेंटल हेल्थ इंडिया में, जिस तरह मैं पढ़ रहा था कल और अक्सर पढ़ता हूँ अखबारों में, बिकॉज हर हफ्ते आप देखते हो कोई न किसी ने सुसाइड कर लिया या डिप्रेशन रेट क्या जा रहा है, यू नो, पीपल आर सीकिंग काउंसलिंग. आजकल काउंसलिंग बहुत बढ़ गई, इट्स इन ट्रेंड नाउ बिकॉज एवरी सेकंड पर्सन इज टॉकिंग अबाउट काउंसलिंग. राइट. तो एग्जैक्ट रेट क्या है हमारे इंडिया में कि मेंटल हेल्थ, कितने लोगों को मेंटल हेल्थ की हेल्प चाहिए? हाउ मेनी पीपल आर फेसिंग डिप्रेशन, हाउ मेनी पीपल आर बैटलिंग सुसाइडल थॉट्स? राइट. सो आपको पता है कि अगर हम बात करें कि कितने लोगों को मेंटल हेल्थ के लिए सर्विसेज मिलनी चाहिए और कितने लोगों को मिल रही है, सो 0.01% पॉपुलेशन है जो एक्चुअली मेंटल हेल्थ के लिए सर्विसेज सीख कर पा रही है. बहुत सारे लोग तो इसी चीज़ में कंफ्यूज रहते हैं, जिनको अगर आइडिया भी है कि मुझे मेंटल हेल्थ के लिए हेल्प चाहिए, वो इसी चीज़ में कंफ्यूज है कि मुझे साइकेट्रिस्ट के पास जाना है, साइकेट्रिस्ट के अलावा क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं उसके पास जाना चाहिए, या फिर मुझे काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए. और उनको यही रियल गाइडेंस नहीं मिल पाती है. ऑन टॉप ऑफ दैट एक और मिथ लोगों को लगता है कि जो भी लोग मेंटल हेल्थ के लिए सर्विसेज लेते हैं वो क्रीमी लेयर वाले लोग हैं सोसाइटी के और ये अमीरों के शौक हैं. इस तरीके से लोग इसके बारे में बात करते हैं. आजकल मान्यता ये राइट. तो जो आप मुझसे स्टैट्स मांग रहे हैं, तो उस स्टैट्स में एक और पिक्चर निकल कर आती है कि जब हम स्टैट्स की बात कर रहे हैं वो हम इसलिए बात कर रहे हैं कि हमारे पास काउंसलर्स, साइकेट्रिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट नहीं है लोगों को केटर करने के लिए, तो वो तो स्टैट्स हमारा बहुत लो है ही. ऑन टॉप ऑफ दैट स्टैट्स में एक प्रॉब्लम ये भी आ जाती है कि लोगों को ये कितने % लोगों को अवेयरनेस है कि मुझे कहाँ पर जाना है. एंड उसके अलावा एक और प्रॉब्लम ये आ जाती है कि कितने % लोगों को यही नहीं पता कि मुझे जाने की ज़रूरत है. तो इवन हमारे पास वो भी एक प्योर डेटा नहीं है कि जिसके ऊपर काम किया जा सके. दिस इज एक्चुअली वेरी शॉकिंग बिकॉज शायद ये भी है ना कि जब से सोशल मीडिया आया है, यू आर जस्ट इन टच विद द जनरेशन जो एक्चुअली चीज़ों की ओपन बात कर रही है. राइट. बट जब भी मैं देखता हूँ एग्जैक्टली हर दूसरा बंदा कहता है कि दे आर डिप्रेस्ड. You meet every second, third person, they say they are depressed, you know, they are feeling very depressed. But what exactly is difference between feeling low and being depressed? मतलब ये चीज इतनी ज्यादा यूज क्यों होती है कि मैं डिप्रेस्ड हूँ, मैं डिप्रेस्ड हूँ? क्लिनिकल डिप्रेशन एग्जैक्टली क्या होता है? राइट. सो अब आप देख ही सकते हैं कि हमारे खुद की कॉन्वर्जेशन कितना कॉन्ट्राडिक्टरी जा रही है, जबकि आप और मैं दोनों मेंटल हेल्थ में बिलीव करने वाले लोग हैं. हम ही कह रहे हैं कि लोगों को अवेयरनेस नहीं है, लोग बात ही नहीं करते हैं, बट हम ही कह रहे हैं कि एक जनरेशन है जो हर टाइम डिप्रेशन वर्ड यूज़ करती है. तो इसमें जो एक गैप है और जो लेयरिंग है ना मेंटल हेल्थ के अराउंड, वो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग है. तो ऑब्वियसली अगर हम सिर्फ उन लोगों के बारे में बात करें जो हर टाइम डिप्रेशन वर्ड, हर टाइम उन वर्ड्स की बात, उन वर्ड्स को अपनी कॉन्वर्जेशन में यूज़ करते हैं जो उनको बहुत ही ज़्यादा वीक शो करते हैं, तो वो भी एक गलत तरीका है किसी भी चीज़ को अप्रोच करने का. रीज़न बीइंग, किसी भी इंडिविजुअल के लिए सबसे आसान चीज़ क्या होती है कि वो गिव अप कर दे और वो खुद को गिवर मान ले
कि बस मैंने तो गिव अप कर दिया, तो चीज़ें कितनी आसान हो जाएंगी। आज हम दोनों यहाँ पर बैठकर इस कॉन्वर्जेशन को करने की जगह अपने संडे को किसी और तरीके से भी एंजॉय कर सकते थे, हम गिव अप कर देते। वो गिल्ट हमारे अंदर जो इस्टेब्लिश होगा, जो हमें उसके बाद एक कॉन्फिडेंस लो महसूस होगा, वो तो बात की बातें हैं ना, बट इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए हमें, छोड़ो अपना एंजॉय करते हैं। तो उन सब चीज़ों की वजह से लोगों ने वोकैबुलरी वर्ड्स पिकअप कर लिए हैं कि मैं डिप्रेस्ड हूँ, मैं सैड हूँ, मेरे को कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि वहाँ पे हम ट्राई ही नहीं करना चाहते हैं। ट्राई तो करना पड़ेगा, एक लाइफ का फ्लो तो बनाना पड़ेगा, तभी तो आपको समझ आएगा कि मेरे को एक्चुअली कोई प्रॉब्लम है जो कि एक्चुअली एक डिसऑर्डर है, या फिर मेरा उस पर्टिकुलर डिसऑर्डर का कोई स्पेक्ट्रम है जिस स्पेक्ट्रम पे मेरे को कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम हो रही है, या फिर आपकी पर्सनालिटी पे आपको बहुत सारा काम करने की ज़रूरत है ताकि आप वो गिवर ना बने कि मैंने गिव अप कर दिया, बट आप एक्चुअली अपना एक स्टंट प्ले कर रहे हो जहाँ पर आपको पता है कि आपके साथ क्या रेजोनेट करता है और आप उस चीज़ के लिए कर रहे हो। अब अगर मैं आपकी बात करूँ, मैंने देखा है कि आपने बहुत बार बहुत सारे चैलेंजेस को पिकअप किया है जहाँ पर आप अपनी हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हो, आपने शुगर क्विट किया है, तो आपके पास भी तो हर दिन एक चॉइस थी ना कि आपको शुगर कंज्यूम करना है कि नहीं करना। बट अब आप भी बोलना शुरू कर दो कि मुझसे नहीं होगा, एंड यू जस्ट सिंपली गिव इट अप, तो कितना आसान हो जाएगा ना शॉर्ट टर्म के लिए, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के लिए। बट वो डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपनी लाइफ को एक गोइंग स्टेज में रखने के लिए, और ये अंडरस्टैंड करने के लिए कि कब मुझे मेंटल हेल्थ का कोई अगर चैलेंज आया है तो मेरे को कैसे उसको अप्रोच करना है। और गार्गी, मुझे इस मेंटल हेल्थ से एक ये बात भी बार बार मुझे हिट करती है, स्ट्राइक करती है कि ऐसा क्या है कि हमारे पेरेंट्स, मेरे फादर, आपके पेरेंट्स, किसी के भी पेरेंट्स, दे वर सो हार्ड वर्किंग, they had more challenges than us. We are more privileged. उन्होंने हमें सब कुछ दिया है। Right. ऐसा क्यों है कि वो इतनी बातें नहीं करते थे कि हम डिप्रेशन में थे, you know, हम डिप्रेशन का शिकार थे, हम बड़े सैड थे। They just kept facing things head on. लेकिन आजकल every second person is like कि यार अब तो हमें डिप्रेशन हो गया है। कुछ भी थोड़ा बहुत चैलेंजिंग करते हैं, यार we are depressed. इतना डिफरेंस क्यों आ गया? जनरेशन गैप इतना जल्दी कैसे आ गया? यहाँ पर दो कॉन्वर्जेशंस निकल कर आती हैं। कॉन्वर्जेशन नंबर 1, हमारे पेरेंट्स के टाइम पे और उनकी जनरेशन के टाइम पे अगर कोई इंडिविजुअल डिप्रेस्ड है भी, और कोई भी इंडिविजुअल उस टाइम पे मेंटल हेल्थ के चैलेंजेस से गुजर भी रहा था, तो उनको पहचानना बड़ा मुश्किल होता था। उन लोगों को सोसाइटी में साइडलाइन कर दिया जाता था, उनके ऊपर फोकस ही नहीं होता था कि इसको क्या प्रॉब्लम होगी कि इसको हम एक पर्टिकुलर ट्रीटमेंट दें। अगर आप थोड़ा और पुराने टाइम के जनरेशन में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारे डिजीजेस और बहुत ही सारी एलिमेंट भी ऐसी रही हैं जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स और उनके पहले के टाइम पे थी, जिनको लोग बिल्कुल ही ऐसे समझते थे कि इनको कोई ऐसी बीमारी है कि हमने छुआ तो हमें भी हो जाएगी। तो वहाँ से ग्रो होते हुए हमारे पेरेंट्स के टाइम पे जो फिजिकली दिखने वाली प्रॉब्लम्स थी उनको एक अवेयरनेस मिला, बट मेंटल हेल्थ के बारे में वहाँ पर अवेयरनेस नहीं था। तो एक लार्ज नंबर ऑफ स्ट्रैटा वो चीज़, एक सपोर्ट सिस्टम उनको मिला ही नहीं कि हमें भी सपोर्ट मिले, ये प्रॉब्लम था। लेकिन जहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि हमारे पेरेंट्स की जनरेशन में और हमारी जनरेशन में क्या फ़र्क है, तो वो फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट है। हम शायद एक फिक्स्ड माइंडसेट वाली जनरेशन बन गए हैं, जहाँ पर हमारा एक फिक्स्ड माइंडसेट है कि मेरे को ये प्रॉब्लम है और बस इस प्रॉब्लम के बाद मेरी लाइफ में सब कुछ ख़त्म हो गया है और हम उसके बियॉन्ड सोच ही नहीं पा रहे हैं। बट हमारे पेरेंट्स के टाइम पे उनका जो एक सर्वाइवल मैकेनिज्म रहा है वो ग्रोथ माइंडसेट रहा है, जहाँ पर उन्होंने हर चैलेंज को एक इस नज़रिए से देखने की कोशिश करी है कि ये जो चैलेंज है ना, ये मेरी लाइफ के बड़े रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और कमिटमेंट्स के आगे बहुत कम है, और उनका फोकस इस चीज़ पे रहा है कि मुझे अपनी ग्रोथ माइंडसेट से काम करना है। शायद वो वोकैबुलरी वर्ड्स यूज़ नहीं करते थे जो भी मैं आपके साथ कर रही हूँ, बट एक बैक ऑफ द माइंड जो आइडिया है वो इसी तरीके का रहा है उस जनरेशन के पेरेंट्स के साथ, जो आपकी और हमारी जनरेशन के पेरेंट्स हैं, जहाँ पर उन्होंने ग्रोथ माइंडसेट के ऊपर काम किया। तो ये एक मेजर डिफरेंस है जो हम एक अम्ब्रेला टर्म में बात कर सकते हैं। तो डू यू थिंक कि कहीं ना कहीं स्कूलिंग का भी बड़ा इम्पैक्ट होता है कि हाउ एक बच्चा जब बड़ा होता है तो वो हर चीज को, हर स्ट्रेस को कैसे फेस करता है? तो स्कूलिंग का कितना बड़ा इम्पैक्ट है इस चीज में? आई पर्सनली बिलीव, मेरा बिल्कुल पर्सनल बिलीव है, नॉट एज अ साइकोलॉजिस्ट बट एज अ ह्यूमन, कि किसी भी इंडिविजुअल के लिए जो सबसे बड़ी स्कूलिंग है ना वो हमारा घर है। अगर आपने अपनी फैमिली में बच्चे को टैकल करना सिखाया है, डील करना सिखाया है प्रॉब्लम से, चैलेंजेस से,
तो वही पर्टिकुलर बच्चे का जो एक थॉट प्रोसेस है वो अपने स्कूल इन्वायरमेंट में बच्चा चैनलाइज करता है। बच्चा अपने आप को वोकल करना सीखता है, वो अपना स्टैंड लेना सीखता है। जब आप स्कूल में जाते हो तो ऑब्वियसली वहाँ पे आपके टीचर्स आपको उस तरीके से प्रिपेयर करते हैं जहाँ पे आपके साथ राइट वोकैबलरी आपको सिखाई जाती है, आपको ग्रोथ माइंडसेट सिखाया जाता है, आपको प्रॉब्लम से डील करना सिखाया जाता है, आपको क्रिएटिव थिंकर बनाया जाता है। बट एट द एंड ऑफ द डे जो लर्निंग बच्चा घर पे करता है वो सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल होती है इस पर्टिकुलर चीज़ में कि आप अपनी मेंटल हेल्थ में कैसे डील करोगे। लेट मी गिव यू एग्जांपल ओवर हियर। अगर कोई बच्चा है, उसका स्कूल की किसी भी एक स्पोर्ट्स टीम में सिलेक्शन नहीं हुआ, तो वहाँ पर शायद कोच, क्लास टीचर, सब्जेक्ट टीचर कोई भी इस बारे में बात नहीं करेगा कि इस बच्चे को कैसा लग रहा है। बट बच्चा घर आकर अगर उस बारे में अपनी मम्मी से, पापा से, सिबलिंग से, दादा दादी से, किसी से भी बच्चा बात कर पा रहा है घर आकर कि आज मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, और वहाँ पर उस बच्चे को किस तरीके से समझा जाता है, समझाया जाता है, उस पर्टिकुलर फेलियर के ऊपर उस बच्चे को उठाया जाता है, वो मैटर करता है। पर गागी, ये तो बात फैक्ट है कि फैमिली बहुत ज्यादा बड़ा रोल प्ले करती, लेकिन ऐसा क्यों है कि मैं जिस तरह कल अखबार पढ़ रहा था, और ये हर दूसरे दिन की बात है, किसी ने 12th क्लास का स्टूडेंट था, उसने सुसाइड कर लिया बिकॉज ही फेल्ड कंसेक्टिवली, दूसरी बार वो फेल हो गया। उड़ीसा में बहुत सुसाइड रेट्स बहुत आगे बढ़ गए। अभी एक डेटा में देख रहा था कि इंडिया को सुसाइड कैपिटल कहने लग गए कि 2.5 लाख सुसाइड्स एवरी ईयर। 2.5 लाख बहुत ज्यादा होता, तो कहीं ना कहीं फैमिली की एक्सपेक्टेशन भी नॉर्मल है। बिकॉज मैंने कई बार देखा है कि इफ फैमिली एक्सपेक्ट कर रही है आपसे कि आप कुछ अच्छा करो, तो हम बहुत जल्दी वॉक डाउन हो जाते हैं। एक्सपेक्टेशंस थोड़ी बहुत तो होना वाजिब है ना। अगर कोई आपसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन कर रहा है वो अलग बात है, लेकिन थोड़ी बहुत एक्सपेक्टेशन मैंने देखा है कि लोग बहुत सैड हो जाते हैं, दे आर नॉट एबल टू फेस इवन बिल्कुल माइन्यूट एक्सपेक्टेशंस। तो ऐसा क्या है कि फैमिली वाले थोड़ी सी ही बात करते हैं तो वी एक्चुअली क्रॉल इन अ शेल कि अरे यार ये क्या बोल दिया घर वालों ने, समझते नहीं है क्या मुझे, जबकि दे आर योर वेल विशर्स। तो बैलेंस कहाँ है एग्जैक्टली दैट टू एक्सपेक्ट समथिंग फ्रॉम योर चाइल्ड बिकॉज यू वांट द बेस्ट फॉर देम एंड येट लेट देम बी। तो ये बैलेंस कैसे? राइट। सबसे पहली चीज़ बहुत ही ज़्यादा सैडनिंग है ये चीज़ देखना कि किस तरीके से सुसाइड रेट्स हैं वो बढ़ रहे हैं, और किस तरीके से इंडिया में बहुत सारे पार्ट्स में चैलेंजेस हैं। हर कंट्री के अपने चैलेंजेस होते हैं, इंडिया में भी अपने चैलेंजेस हैं। और जब हम डेथ के टोल को अबव एंड ऊपर जाते हुए देखते हैं तो वो प्रॉब्लमैटिक सिनेरियो है। अगर हम सिर्फ एकेडमिक फ्रंट की बात करें तो वहाँ पर ये अंडरस्टैंड करना ज़्यादा ज़रूरी है कि बहुत सारे बच्चों को हैंड होल्डिंग की ज़रूरत होती है, बहुत सारे बच्चों को गाइडेंस की ज़रूरत होती है। तो वहाँ पर पेरेंट्स का एक्सपेक्ट करना बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जब तक आप एक एक्सपेक्टेशन सेट नहीं करोगे, आप एक गोल सेट नहीं करोगे, आप अचीव कैसे करोगे। लेकिन वो एज अ फैमिली होना चाहिए जहाँ पे बच्चा और पेरेंट्स साथ में बैठ के उस चीज़ को कर रहे हैं। अगर एक कम्युनिकेशन गैप है बच्चे में और पेरेंट्स के बीच में तो ऑटोमेटिकली क्या प्रॉब्लम आएगी। बच्चा अपने आप से क्या एक्सपेक्ट कर रहा है वो कोई नहीं समझ रहा है, लेकिन पेरेंट्स ने अपनी एक्सपेक्टेशन रख दी है। तो वहाँ पर कम्युनिकेशन एज अ फैमिली होनी चाहिए ताकि बच्चे को दिखे कि पेरेंट्स उसके वेल विशर्स हैं, ना कि बच्चे को ये लगे कि दे आर कॉम्पीटिंग विद मी रैदर देन दे आर कॉम्प्लीमेंटिंग मी। तो कॉम्प्लीमेंट्री स्टेज पर हमें चीज़ों को लेकर जाना चाहिए। और पेरेंट्स एक गलती ये भी कर देते हैं कि बच्चे को जब वो अपनी एक्सपेक्टेशन बताते हैं उसके बाद वो बच्चे को छोड़ देते हैं कि हम तुमसे रिजल्ट डे पे बात करेंगे, विच इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। आपको समझना होगा कि शायद मेरे बच्चे को एक हैंड होल्डिंग की ज़रूरत है, शायद मुझे ही इसको अपने साथ लेकर बैठना होगा सब्जेक्ट के लिए कि आप मेरे साथ बैठो और पढ़ाई करो। इस तरीके की छोटी छोटी चीज़ें हैं जो एक इंसान को कम्प्लीटली अपनी फैमिली से अलग कर देती हैं, और फिर उसके बाद उनको अपने लेवल पे जो चीज़ें समझ आती हैं वो वैसे ही डील करते हैं। सेम चीज़ें हमारी सोसाइटी में बाकी लोगों के साथ भी हैं, जहाँ पर जॉब कल्चर बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो जाता है, लोग जितना अर्न कर रहे हैं उससे उनकी नीड्स मीट नहीं हो पा रही है, उनके रिलेशनशिप डिस्टर्ब्ड है, फैमिलीज़ में प्यार नहीं है, स्पाउसेस के बीच में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है। तो ये कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसके बारे में हमें वो स्पेस ही नहीं मिलता अपनी सोसाइटी में, अपने लव्ड वन के पास कि हम खुलकर बात कर पाएँ। ऊपर से तो हम कोई भी दिखा सकते हैं ना कि वी आर डूइंग ओके एंड वी आर डूइंग फाइन। अगर आप और मैं भी खुद से क्वेश्चन पूछें कि हम कितने ही लोगों के साथ डीप डाउन जाकर कॉन्वर्जेशन करते हैं कि कोई हमारे साथ ओपन अप हो पाए, और आप और मैं रात को सोने से पहले ये चीज़ बोल पाएँ कि आज मैंने किसी एक इंसान की लाइफ में बहुत अच्छा इम्पैक्ट डाला है, तो शायद हमने भी ऐसा कुछ नहीं किया होगा।
राइट तो ये भी एक बात आ जाती है जहाँ पर हम एज अ सोसाइटी फेल कर रहे हैं, क्योंकि हम सिर्फ ऊपर ऊपर से दोस्तियाँ निभा रहे हैं। हम एक साइकोलॉजी में कहा जाता है कि पर्सनालिटी वर्ड परसोना से आया है, और परसोना का मतलब मास्क होता है। तो आपकी पर्सनालिटी मास्क है, मेरी पर्सनालिटी मास्क है। तो अब उस मास्क के साथ अगर आप रह रहे हो और आप इतना डिप्लोमेटिक हो गए हो कि आपको सिर्फ अपनी खुशी से फ़र्क पड़ता है, तो आप चाह कर भी कभी फोकस नहीं कर पाओगे इस चीज़ पर कि मेरे आसपास का कोई भी इंसान क्या गो थ्रू कर रहा है। तो फिर हम कैसे क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं कि कौन गलत है, या फिर किसकी वजह से सुसाइड रेट्स का टोल ऊपर जा रहा है। किसी बच्चे ने सुसाइड किया है तो मैं बोलूँगी एजुकेशन सिस्टम गलत है, फैमिली गलत है। हस्बैंड वाइफ में से किसी ने कर लिया है तो मैं बोलूँगी दोनों की बनती नहीं थी, राइट। अगर किसी ने अंडर प्रिविलेज्ड ह्यूमन बीइंग ने करा है, बिलो पॉवर्टी लाइन इंडिविजुअल ने करा है, तो मैं बोलूँगी सरकार गलत है, हर चीज़ के पैसे इतने ज़्यादा बढ़ा दिए हैं, सर्वाइवल मुश्किल हो गया है। किसी डॉक्टर ने अगर कर लिया है तो मे बी वर्क स्ट्रेस होगा, किसी टीचर ने कर लिया है तो बच्चे ने बुली कर दिया होगा। ये सब ना रीजंस होते हैं, बट ये रीजंस आपको ट्रिगर करते हैं एक डिसीजन लेने के लिए, विच इज़ कमिटिंग सुसाइड, राइट। बट उसके बैकग्राउंड में बहुत कुछ ऐसा चल रहा होता है जो उस इंसान को वहाँ तक पहुँचा देता है कि वो एक चीज़ उसके ऊपर तोल ले गई। वो नैनो सेकेंड का एक डिसीजन होता है। तो ये भी हमारे लिए समझना एक्चुअली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम एज अ सोसाइटी, हम एज अ लव्ड वन, हम एज अ नेबर, हम क्या कर रहे हैं। तो कहीं ऐसा नहीं आपको लगता कि कहीं ना कहीं ह्यूमन इंटरेक्शंस भी बहुत कम है? एब्सोल्युटली, वर्चुअल इंटरेक्शंस बहुत ज्यादा हैं, एब्सोल्युटली, रियल कनेक्शंस बड़े कम है, इसीलिए मुझे लगता है डिप्रेशन बढ़ रहा है। ऐसा नहीं? डेफिनेटली। वाई वी आर ओनली सेइंग कि डिप्रेशन बढ़ रहा है? वी शुड से कि डिप्रेशन के साथ साथ और भी मेंटल हेल्थ चैलेंजेस हैं जो बढ़ रहे हैं। आप किसी भी डिसऑर्डर को उठाकर देखो, कोई भी इंडिविजुअल है वो कमेंट सेक्शन में कुछ भी रबिश बोल रहा है किसी और को, उस इंसान को अगर आप डिटेल में जाकर देखोगे ना, हो सकता है कि उसके अंदर खुद के अंदर स्टेज स्पीकिंग का फियर हो, उसके अंदर खुद पब्लिक स्पीकिंग का फियर हो। तो यहाँ पर उसको खुद को शायद वो एंजाइटी है, वो किसी चीज़ से इतना ज़्यादा परेशान है कि कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा है किसी और के ऊपर, राइट। कोई इंडिविजुअल है वो इस चीज़ को देखकर जेलस फील कर रहा है सोशल मीडिया पे कि ये इंसान मेरे से बेटर ज़िंदगी क्यों जी रहा है, मेरे को तो ऐसे कोई नहीं जीने दे रहा है। तो वहाँ पे एक फ्रस्ट्रेशन निकल कर आ रहा है लोगों का। तो नॉट ओनली डिप्रेशन के साथ साथ एंजाइटी, स्ट्रेस लेवल और भी बहुत सारे मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स हैं जो निकल कर आ रहे हैं और लोगों की लाइफ को ट्रबलसम बना रहे हैं। क्योंकि मुझे इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरी लोकेलिटी के आसपास के जो मेरे 10 नेबर हैं उनके साथ मैं बॉन्ड अप करूं, बट मेरा फोकस है सोशल मीडिया वाली लाइफ पे कि ठीक है मेरी फ़ोटो पे 15, 20, 25 लाइक आ गए ना, मैं खुश हूँ। तो इस तरीके की मेंटालिटी के साथ अगर हम आगे बढ़ेंगे तो उसके बाद तो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग है ना। लोगों ने अपना एस्केप ढूंढ लिया, इवन कि एल्डर्स जो लोग 45 प्लस है, 50 प्लस है, उनका भी एस्केप क्या है कि छोड़ो यार, आप सोशल मीडिया पे कंटेंट क्रिएट करो। कंटेंट क्रिएशन से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपने अपने इमोशंस को रियल लाइफ में एड्रेस करने की बजाय अपना एस्केप ढूंढ लिया है कि आपने फिल्टर लगाया और आपने वीडियो बनानी शुरू करी और हो गया। If you remember, back in 2022, my own organization, I Speak Psychological Services, हमने वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे को सेलिब्रेट किया, विच फॉल्स ऑन 10th of October, जहाँ पर हमने एक कैफ़े में वो इवेंट किया जस्ट टू ब्रेक दी बाउंड्रीज कि कैफ़े जैसी हैपनिंग जगह पर भी हम मेंटल हेल्थ की बात कर सकते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है मेंटल हेल्थ की कॉन्वर्जेशन सीरियस टॉक्स हैं। वो सीरियस टॉक्स नहीं है, वो सिर्फ वो कॉन्वर्जेशन है जो आपको थोड़ा सा डीप डाउन जाकर सोचने पे मजबूर करती हैं, आपको इवोक करती हैं कि आपको सोचना पड़ेगा। तो वहाँ पर जब हमने वो इवेंट किया तो हमने कोई एज बार नहीं रखा। सबसे छोटा बच्चा हमारा 6 महीने का था जो आया था अटेंड करने के लिए। सबसे बड़ा इंसान जो था उस टाइम पे वो 55 ईयर ओल्ड मेरी मम्मी थी, जिनके नाम से पूरा आई स्पीक चलता है, वही बैकबोन है आई स्पीक की, उन्हीं के मार्गदर्शन पे हम वो सब चीज़ें चला रहे हैं। तो वहाँ पर हमने जब बात करी तो लोगों को बहुत हद तक समझ आया कि एक्चुअली हम अपने साथ कितना गलत कर रहे हैं, क्योंकि हमें ऐसी कम्युनिटी चाहिए जो हमें फील करवाए कि फील योर इमोशंस। तो उस टाइम पे हमने बहुत सारे छोटे छोटे इवेंट्स भी प्ले करे। तो उसमें एक इवेंट था, मेरी एक इंटर्न ने वहाँ पर शो किया अपने एक्ट के थ्रू कि वो बहुत ज़्यादा सैड है, बहुत ज़्यादा परेशान है, और जैसे ही वो उठती है वो मेकअप किया और मेकअप करके वो लाइव गई एंड शी इज़ फाइंडिंग हर हैप्पीनेस इन दैट थिंग। बट उसने ये चीज़ भी 10, 15, 20 दिन करी, उस एक्ट में दिखाया हुआ था 15, 20, 25 दिन उसने ये चीज़ करी और लास्ट में वो कोलैप्स कर गई। उस पर्टिकुलर इवेंट में ये डिपिक्शन था
कि वो कोलैप्स कर गई, क्योंकि वहाँ पर उस इंडिविजुअल को 15, 20, 25 दिन वो चीज़ करने के बाद भी कोई खुशी नहीं मिल रही है, वो भी चीज़ आपको बोर लगने लग गई है। तो वहाँ पर एक्चुअली ज़रूरत क्या थी कि आप अपने इमोशंस को एड्रेस करो, विच वी आर मिसिंग आउट ऑन, और ये उस एक्ट में दिखाया गया था। तो लोगों के लिए वो आई ओपनिंग चीज़ है। तो हमें नहीं चाहिए कि ऑनलाइन बैठकर कोई भी मेंटल हेल्थ के बारे में बात करे, हमें नहीं चाहिए कि आपसे उन्हीं लोगों से मेंटल हेल्थ के बारे में बात करो जो आपको लगता है ये तो समझ ही लेंगे, चलो इनसे बात करते हैं। मेंटल हेल्थ के बारे में आपको जब जहाँ पर जो भी मौका मिले ना, आप बात करो, चाहे आपके पास डिग्री है मेंटल हेल्थ की या नहीं है, आप सपोर्ट सिस्टम तो दिखाओ कि हम वी आर इन सपोर्ट ऑफ यू, यू कैन अप्रोच मी एनी टाइम टू टॉक अबाउट इट। ये चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इंडिया में when will men actually start talking like that? Because I still feel कि आदमी लोगों के लिए ना इस बारे में बात करना कि मैं बड़ा सैड हूँ, डिप्रेस्ड हूँ, ये बड़ा अनमैनली हो जाता है। राइट। सोसाइटी की जिस तरह वोकैबुलरी में कि बड़ा अनमैनली है कि क्या बात कर रहा है यार, हमेशा डिप्रेस्ड ही रहता है। अबे मैन अप यार, एक मैन अप बड़ा वर्ड है ना, राइट, जो एक्चुअली व्हिच मींस दैट यू कैन नॉट बी सैड, you Right. cannot show that you are sad or you're going through something which you do not want to share with people. राइट। तो हम ये कब होगा हमारी सोसाइटी में कि इवन men can talk about mental health easily? ओके, सो सबसे पहली चीज़, किसी भी मैन को जो 1995 से पहले जिनका बर्थ हुआ था, लेट्स से 1995 से पहले वाले जो मैन हैं, उनको वो इन्वायरमेंट देना पड़ेगा कि अगर आप ओपन अप होगे तो हम आपकी रिस्पेक्ट करेंगे ओपन अप होने के लिए, क्योंकि उनकी पेरेंटिंग जिस तरीके से हुई है वहाँ पर उनको चाहकर और ना चाहते हुए भी यही सिखाया गया है कि मैन अप होना पड़ेगा। तो वहाँ पर पहले हमें उनको इन्वायरमेंट देना पड़ेगा कि आप इस चीज़ के बारे में बात कर पाओ। उसके बाद वो वाली चीज़ निकल कर आती है जहाँ पर इंडिविजुअल इस चीज़ के ऊपर फोकस करेंगे कि चलो ठीक है, अब जो 1995 के बाद वाला लॉट है वो फिर भी ओपन अप होता है, वो फिर भी एक्सप्रेस करता है, उसको फिर भी पता है कि मुझे बोला है, क्योंकि उनकी पेरेंटिंग इस तरीके से हुई है जहाँ पर उनको इट्स ओके बोला गया कि इट्स ओके, इट हैपन्स। और जो हमारे 2010 के बाद वाला लॉट है वहाँ पर ये प्रॉब्लम आपको बिल्कुल ही नेग्लिजिबल देखने को मिलेगी, क्योंकि वहाँ पे बॉय एंड गर्ल दोनों ही अपने इमोशंस को लेकर ओपन अप है। तो मेजर जो प्रॉब्लम है वो 1995 के पहले वाले लॉट का है, जहाँ पर उनको ऐसा सिखाया गया है, पहले तो उनको अपनी कंडीशनिंग को अनलर्न करना है, देन उनको उसको रीलर्न करना है कि आई कैन ओपन अप, आई एम टेकिंग प्रिविलेज टॉकिंग अबाउट माई इमोशंस, आई विल नॉट सिट ऑन द टेबल जहाँ पर मेरे इमोशंस को एंटरटेन नहीं किया जा रहा है। बट एट द सेम पार्ट उनको वो इन्वायरमेंट देना पड़ेगा कि दे फील प्राउड टू सिट ऑन अ टेबल जहाँ पर उनके इमोशंस के बारे में बात की जा रही है। सो इवन माई ऑर्गेनाइजेशन, उसका लोगो भी इस तरीके से हमने डिज़ाइन किया था बैक इन 2020, जहाँ पर हमने 2 आइडेंटिटीज़ क्रिएट की थी। और हम ये नहीं कह रहे हैं कि इसमें से कौन मेल है कौन फीमेल है, हम उसको जेंडर न्यूट्रल तो रख ही रहे हैं, हम उसको सेक्सुअल ओरिएंटेशन न्यूट्रल भी रखने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि इंडिविजुअल उसको तब देखे ना तो उनको ये ना लगे कि दिस ऑर्गेनाइजेशन पर्टिकुलरली डील्स विद विमेन। और आपको सरप्राइज लगेगा ये चीज़ सुनने में, मेरी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में मेरे पास आने वाले जो मेरे क्लाइंट्स हैं वो ज़्यादातर सारे मेल हैं, और फीमेल का नंबर कम है, मेल का नंबर ज़्यादा है। और वो जिस ब्यूटी के साथ ओपन अप होते हैं सेशंस में आने के बाद, मैंने अपनी अनलर्निंग करके रीलर्निंग करी है इस चीज़ को कि अगर मेरे क्लाइंट्स इतना कंफर्टेबल फील कर सकते हैं तो मेरी पर्सनल लाइफ में जो मेरे मेल फ्रेंड्स हैं, जो मेरे सिबलिंग्स हैं, जो मेल हैं, उनके साथ मैं कितना इम्पैक्टफुल एक रिलेशनशिप डेवलप कर सकती हूँ कि वो भी मेरे साथ ओपन अप हो, क्योंकि मैंने अपने क्लाइंट को वो प्लेटफॉर्म दिया कि वो आकर बात कर रहे हैं, मैं बिल्कुल ही नॉन जजमेंटल हो गई तो उन्होंने सब कुछ बताया। तो सेम चीज़ तो पर्सनल लाइफ में प्रैक्टिस की जा सकती है और सच में अच्छे रिजल्ट्स उस चीज़ में मिले भी हैं। तो ये सब चीज़ें भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। अभी आपने इस तरह बात की कि यू आर कीपिंग योर ऑर्गेनाइजेशन कि लोग कुछ भी जेंडर या सेक्स ना वो करें, ना हर तरह के लोग आपके पास आ सकते हैं। Right. मैं भी जा सकता हूँ, मेरी वाइफ भी जा सकती है, मेरे दोस्त भी जा सकते हैं। तो मेरे ऐसे ही कुछ दोस्त हैं who are very vocal about LGBTQ के rights, लेकिन वो खुद कहते हैं मुझे अक्सर जब भी मैं इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करता हूँ कि यार अभी एक्चुअली में वी आर गोइंग थ्रू सो मच ऑफ स्टिग्मा इन द सोसाइटी। चाहे हम स्कूल में होते हैं वी फेस बुलिंग, हम कॉलेज में होते हैं तो एवरीबॉडी इज कॉलिंग अस नेम्स, राइट, एंड हम वी गो इन अ शेल एंड वी कैन नॉट इवन टॉक अबाउट दिस टू अ साइकोलॉजिस्ट बिकॉज वी आर सो स्केयर्ड ऑलवेज, वी आर सो एंशियस, यू नो, वी आर सो स्ट्रेस्ड आउट। तो डू यू थिंक इंडिया रेडी है LGBTQ कम्युनिटी की मेंटल हेल्थ को सपोर्ट करने के लिए?
आर साइकोलॉजिस्ट रेडी, स्पेशली जब 0.07 साइकोलॉजिस्ट 1 लाख लोगों के लिए, तो डू यू थिंक इट इज एक्चुअली इनफ टू वारंट that people are getting that comfortable a space, especially LGBTQ people who are judged easily every day, every other day, that they can approach you for the mental health issues? Right. पहली चीज़, अगर आप एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो आपको सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेंस कहाँ पर फील होगी? जहाँ पर आपकी कम्युनिटी में बिलीव करने वाले लोग हैं। तो अगर आप खुद को LGBTQI+ कम्युनिटी से मानते हैं तो उस इंडिविजुअल को उसी साइकोलॉजिस्ट के पास या फिर उसी थेरेपिस्ट के पास अप्रोच करना चाहिए जो खुल के ये बात कहते हैं कि मैं या तो सपोर्टर हूँ, या फिर उससे भी ज़्यादा बेटर क्या होगा कि वो इंडिविजुअल खुद LGBTQI+ खुद को मानते हैं। तो वहाँ पर उनको ज़्यादा जल्दी एक्सेप्टेंस फील होगी, ज़्यादा वेलकमिंग फील होगा और उनके शेयर्ड एक्सपीरियंसेस होंगे तो ईजिली समझा जाएगा, राइट। सेकेंडली, हमें ये भी अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, पीपल लाइक मी, पीपल लाइक यू, हमें इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि किसी भी इंडिविजुअल की सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है, किसी भी इंडिविजुअल की अपने आप को देखने की जो भी भावना है वो किस तरीके की है, कि वो खुद को शी प्रोनाउन करते हैं, ही प्रोनाउन करते हैं, दे प्रोनाउन करते हैं, या फिर किस तरीके से अपने आप को लुक अप टू करते हैं, हम उनको सपोर्ट करेंगे। तो इस तरीके के लोग जो आपकी कम्युनिटी से बाहर हैं बट सपोर्ट आपको कर सकते हैं, तो वहाँ से आपको एक अपना सपोर्ट सिस्टम बनाना चाहिए। अगर आप वो सपोर्ट सिस्टम अपना बनाओगे देन ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपकी खुद की कम्युनिटी को रिकॉग्निशन मिलेगा बाहर की कम्युनिटी से। तो वहाँ पर आपको समझ आएगा कि मेरा सर्वाइवल ज़रूरी नहीं है कि मुझे अपनी कम्युनिटी में रहकर करना है, मेरा सर्वाइवल के बियॉन्ड भी मेरी लाइफ बहुत ही ब्यूटीफुली क्रिएट हो सकती है, क्योंकि मेरे पास उन लोगों का भी सपोर्ट है जो मेरी कम्युनिटी को ट्रस्ट करते हैं, फेथ दिखाते हैं, लेकिन हाँ वो मेरे जैसे नहीं है, राइट। तो वो एक हमें एक दूसरे के साथ बैलेंस में आने के लिए वो कम्युनिटी क्रिएट करने की ज़रूरत है। That is true, but I don't think it is that easy. It is not at all easy. Reason being, एक ना माइंडसेट होता है लोगों का, जहाँ पर प्रॉब्लम कहाँ आती है, अगर आप किसी भी पार्लियामेंट का कोई भी कॉन्वर्जेशन उठाकर सुनो तो वहाँ पर जिस तरीके के स्लैंग यूज़ किए जाते हैं एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए, वो इस तरीके के होते हैं कि वो हायरार्की में ऊपर से ही सेट कर देते हैं उस चीज़ को कि इस पर्टिकुलर कम्युनिटी को तो ऐसे ही देखा जाना चाहिए, राइट। उसके बाद इतना ज़्यादा अवेयरनेस ही नहीं है लोगों में, लोगों को लगता है कि लर्नड बिहेवियर है, आपने देखकर सीख लिया, मारपीट कर दो बच्चों के साथ, बच्चा इसको भूल जाएगा। बट जो चीज़ें आपके साथ आपकी बॉडी में अंदर से जो फीलिंग्स निकल कर आ रही हैं, आप उसको कैसे सप्रेस कर सकते हो, वो तो होगा ही नहीं ना। तो ये एक प्रॉब्लम है। अगर हमें इस पर्टिकुलर चीज़ को रूट कॉज से ख़त्म करना है तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वही है कि हमें पहले अपनी आइडेंटिटी में 100% ट्रस्ट ढूंढना पड़ेगा, अपनी कम्युनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा, और उसके बाद हमें उन लोगों से सपोर्ट सिस्टम लेना होगा जो लोग उस कम्युनिटी का पार्ट नहीं है लेकिन बिलीव करते हैं, एक बिलीव सिस्टम के साथ आगे बढ़ते हैं कि इट्स ओके, आई सपोर्ट यू फॉर हु यू आर। ये चीज़ करना ज़रूरी है ताकि एटलीस्ट आपके घर के और आपके जहाँ पर आप रह रहे हो वहाँ के जो 5 से 10 किलोमीटर का रेडियस है, एटलीस्ट वहाँ पर आपको सेफ फील होना शुरू हो जाए कि इतने रेडियस में तो आई हैव अ लॉट ऑफ पीपल जिनके ऊपर मैं डिपेंड हो सकता हूँ या फिर डिपेंड हो सकती हूँ। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और सोशल मीडिया की जनरेशन में मेंटली हेल्दी रहना मुश्किल नहीं है, बिकॉज आपने अभी खुद थोड़ी देर पहले कहा था ना कि कमेंट से हमें लाइक से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने लग गया, राइट। और एक्चुअली में स्टडी भी थी, साइंटिस्ट की आप हर चीज़ स्टडी करते रहते हैं कि एक्चुअली जब आप देखते हो कि मेरी पोस्ट को कम लाइक मिले या फिर इतने कमेंट नहीं मिले, आई एम नॉट गेटिंग दैट रिसेप्शन, तो मेंटली ऑल्सो द केमिकल्स इन योर ब्रेन दे स्टार्ट सीक्रेटिंग लेस डोपामिन, तो आपको यू डोंट फील वेरी गुड अबाउट योरसेल्फ, राइट। तो सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ थोड़ा कम हो जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। थोड़ा नहीं, थोड़े से थोड़ा ज़्यादा कम हो जाता है। रीज़न बीइंग, जब आप सोशल मीडिया पे होते हो तो वहाँ पर आप कॉन्स्टेंटली खुद को दूसरों से कंपेयर करते हो। सेकेंड चीज़ ये है कि आप अपने आइडियल्स मान लेते हो उन लोगों को जिनका आप सोशल मीडिया पे देख रहे हो, और आपको लग रहा है कि जो भी वो दिखा रहे हैं वही रियल है, और वो वर्चुअल तो आप मान ही नहीं रहे हो उस चीज़ को, आपने उसको रियल मान लिया, और आपको लग रहा है कि ये इंसान 24/7 ऐसे ही रहता है। बट हम भूल जाते हैं, खुश रहता है, राइट, और हम भूल जाते हैं कि वो पर्टिकुलर इंसान जो है
वो उस चीज़ को उस पर्टिकुलर रील के लिए, उस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए ऐसा दिखा रहा है, राइट? और यहाँ पर एक बहुत अच्छी चीज़ बहुत सारे क्रिएटर्स कर भी रहे हैं, वो बैकग्राउंड स्टोरी दिखाते हैं, बिहाइंड द सीन ये है इस पर्टिकुलर शूट का, देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, कितना हाई फाई प्रॉपर्टी में कोई स्टे कर रहा है, बट बिहाइंड द सीन ये है कि यहाँ तक पहुँचा कैसे गया, या फिर इस फोटो के पीछे की रियलिटी क्या है, जो एक्चुअली मिथ बस्टिंग कर रहा है बहुत सारे लोगों के लिए और आई ओपनिंग काम कर रहा है। तो खुश रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक है। तो आई पर्सनली बिलीव सोशल मीडिया का कंजप्शन किसी भी इंडिविजुअल को ये सोचकर करना चाहिए कि मुझे इससे क्या फ़ायदा मिलेगा, या फिर मुझे इस पर्टिकुलर चीज़ को अपने किस काम में लेकर आना है, या फिर ये चीज़ मेरे लिए कैसे यूज़फुल है। तो वो जब हम एक क्वेश्चन मेकिंग पावर में आ जाते हैं ना, कि आई एम क्वेश्चनिंग फॉर माई वेल बीइंग दैट हाउ सोशल मीडिया वर्क्स फॉर मी और हाउ सोशल मीडिया इज़ अ गुड थिंग फॉर मी, तो मैं ऑटोमेटिकली एक डिसीजन मेकिंग कर पाऊंगी कि मुझे कैसे कंज्यूम करना है। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टे हैप्पी इवन इन द एरा ऑफ सोशल मीडिया। बट वेरी डिफिकल्ट, नो? इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, बट टेकिंग दैट पावर इन योर ओन हैंड, कि मुझे पता है कि मेरे लिए क्या वर्क करता है, और नोबडी ऑन दी सोशल मीडिया कैन मेक मी फील अंडर कॉन्फिडेंट। मुझे पता है वॉट एवर लाइफ आई एम लिविंग एंड आई एम टेकिंग 100% अकाउंटेबिलिटी इन प्राइड इन हु आई एम। आपको वो तो करना पड़ेगा, उसके बाद ही तो आप बाहर की चीज़ों को साइडलाइन करना स्टार्ट करोगे कि ये चीज़ें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो वो अंडरस्टैंडिंग एक क्रिएट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर हम वो नहीं करेंगे तो डिफ़िकल्टी का लेवल बढ़ता जाएगा। बिकॉज इन द टाइम ऑफ AI, इन द टाइम ऑफ जहाँ पे आपके मोबाइल फ़ोन में आप सब कुछ एक्सेस कर सकते हो, आपके मोबाइल फ़ोन ने आपको हाथ में घड़ी पहनने से फ्री कर दिया है, आपको कैलकुलेटर घर में रखने से फ्री कर दिया है, आपके मोबाइल फ़ोन ने आपको पेन और डायरी रखने से फ्री कर दिया क्योंकि आप फ़ोन में नोट्स लिख सकते हो, आपको साइबर कैफ़े जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जैसे हमारे टाइम में हुआ करता था हम जाते थे, आपको वो करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपके एक मोबाइल फ़ोन ने आपको कितनी सारी चीज़ों से फ्री कर दिया। सो डोंट यू थिंक सो कि उस चीज़ ने आपको अपना गुलाम बना लिया? तो वहाँ पर अब आपको चॉइस तो क्रिएट करनी है कि अब आप उस सिर्फ सोशल मीडिया से बचना चाहते हो, या फिर अब पूरी टेक्नोलॉजी को अपने एक कंफर्ट के लिए यूज़ करना चाहते हो, बट आपको पता है हाउ टू ड्रॉ अ बाउंड्री कि इसके बियॉन्ड सोशल मीडिया टेक्नोलॉजी डजंट डिजर्व माई अटेंशन। दैट प्राइड टेकिंग इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। मैं भी बहुत टाइम से किंडल परचेज करना चाह रही हूँ, बट हाउ आई एम स्टॉपिंग माई सेल्फ कि वो चीज़ नहीं करनी, क्योंकि आई एम स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम ऑन लैपटॉप एंड ऑन माई मोबाइल फ़ोन। सो बुक रीडिंग में अपनी 3D ही रखना चाहती हूँ। अच्छा, तो स्क्रीन टाइम कम करना है। तो अब मेरे को बहुत टाइम से फैसिनेशन है कि मुझे किंडल खरीदनी है, बट स्टिल आई एम स्टॉपिंग माई सेल्फ कि मैं उस क्रेविंग को किल कर रही हूँ। तो मैंने लास्ट ईयर खुद को बोला कि 2023 में अगर मैंने जितनी मेरे पास मेरी हार्ड कॉपी बुक्स हैं, अगर मैंने सारी बुक्स इस साल में पढ़ ली तो 2024 का फर्स्ट गिफ्ट होगा कि गार्गी ने किंडल ले लिया। अब आप खुद सोचो, मैं वो सारी बुक्स नहीं पढ़ पाई, तो मेरा वो जो एक चीज़ था ना कि मुझे किंडल लेना है, तो अपने आप ही वो डिज़ायर किल हो गया। जब आपने वो कमिटमेंट ही फुलफिल नहीं किया तो आपको रिवॉर्ड किस बात का मिलना चाहिए? तो वो चीज़ वहीं पर ख़त्म हो गई। एक गार्गी, सिंस हम इंडिया की बात करते हैं, जैसे मैं जब व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, मेरी जॉइंट फैमिली थी, आपकी जॉइंट फैमिली अभी तक है, आप बता रहे हैं, राइट, एंड यू आर वेरी लकी, Yes. देयर वाज नथिंग बेटर देन अ जॉइंट फैमिली। तो आपको ऐसा नहीं लगता कहीं ना कहीं, बिकॉज जो एक जॉइंट फैमिली अब न्यूक्लियर फैमिली हो गई है, इसने भी हमें मेंटल हेल्थ हमारी जो है इससे बड़ी डिटेरियोरेट हो रही है? बिकॉज हम पहले जिस तरह क्या होता था, एक सिंपल सी बात है, मेरे पास मेरे चाचा जी हैं, मेरे भाई लोग हैं, मेरे कजिन्स हैं, मेरे पेरेंट्स तो ही हैं, बट इतने सारे लोग होते थे दैट यू कैन एक्चुअली कन्फाइड इन एनीबॉडी, राइट, एवरी अदर पर्सन वाज वेरी क्लोज टू यू, राइट, यू फेल्ट एक्चुअली प्रोटेक्टेड एंड सिक्योर, राइट। लेकिन अब क्या हो रहा है, मैं देख रहा हूँ हस्बैंड एंड वाइफ दोनों वर्क कर रहे हैं, न्यूक्लियर फैमिली बिल्कुल छोटी फैमिली है, 2 बच्चे हैं या फिर एक ही है, ही डजंट हैव टाइम फॉर हिज पेरेंट्स डोंट हैव टाइम फॉर हिम, एंड यू आर सीकिंग एक्चुअली वैलिडेशन और दोस्ती सिर्फ बाहर, एंड मुझे नहीं लगता कि पेरेंट्स से ज्यादा वेल विशर कोई आपका हो सकता है, राइट? तो ऐसे में एक्चुअली जस्ट बिकॉज हम जॉइंट से न्यूक्लियर फैमिली बन गए, राइट, और ये चीज तो इनएविटेबल है, प्रोग्रेस के साथ ये तो होना ही है, तो एटलीस्ट हम अपने दोस्त ऐसे कैसे सेलेक्ट करें, ऐसी क्या हैबिट्स कल्टीवेट करें कि वी डू नॉट एक्चुअली see the extremes where we feel suddenly one day there is no going back and we are very low and depressed. तो ऐसी क्या हैबिट्स हो सकती हैं और ऐसे क्या दोस्तियां बनानी चाहिए हमें एक्चुअली, जिनसे हम बात करें, बिकॉज मुझे तो पक्का है, वो कहते हैं ना
you are actually 90% of the time you spend with those 5 people, you are that person. Right. So how to choose those people? ओके, मेरे लिए पर्सनली लव एंड फ्रेंडशिप, ये दो ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जिसमें मैं बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ और मैं बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करने की कोशिश करती हूँ अपने आप को. आई डोंट नो मैं ऐसी क्यों हूँ, मे बी वही वाली चीज़ है कि मैं जॉइंट फैमिली का प्रोडक्ट हूँ, तो इसलिए मुझे लव और फ्रेंडशिप में बहुत कुछ दिखाई देता है जो मुझे मटेरियलिस्टिक चीज़ों में दिखाई नहीं देता. तो मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो बहुत क्वालिटी फ्रेंड्स हैं, और जिन लोगों से मैं प्यार करती हूँ, मैं बहुत दिल से रिश्ते निभाती हूँ, फिर मैं उनके गुड एंड बैड सब कुछ एक्सेप्ट करती हूँ कि ठीक है अब जो है वो यही है और इन्हीं के साथ हमें आगे बढ़ना है, तो इट्स ओके. आप हर टाइम लवी गुडी बातों के साथ आगे नहीं बढ़ सकते. आपके फ्रेंड्स, आपकी फैमिली, आपके लव्ड वन, सारे लोग गुड एंड बैड का मिक्सचर ही होंगे. आप खुद भी वैसे ही एक इंसान हो, आप भी परफेक्ट नहीं हो. तो यहाँ पर क्या देखकर दोस्ती करनी चाहिए, तो फर्स्ट इन ऑल हम दोस्तियाँ कभी देखकर करते ही नहीं है. हमारा वो एक क्लिक होता है, लोगों के साथ एक वाइब मैच होती है और हम दोस्तियाँ करते हैं. लेकिन ये पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कौन से लोग आपको आपके लाइफ पर्पस में सपोर्ट करते हैं और कौन से लोग आपको आपके लाइफ पर्पस से दूर लेकर जाते हैं. अगर आपको किसी से भी मिल एक आप मुझे ये बताओ, जब भी मैं बाहर जाता हूँ कहीं घूमने या अपने दोस्तों से मिलता हूँ, आप कभी नोटिस करना, सपोज यू गो टू अ कॉफी स्टोर, यू गो टू अ रेस्टोरेंट, यू गो टू स्टारबक्स, कहीं पे भी चले जाओ आप देखोगे कि दो लोग बैठे हुए टेबल के इस तरफ उस तरफ, लेकिन फोन में लगे हुए. राइट. 1 घंटा हो जाता है, 1.5 घंटा हो जाता है, दे हार्डली टॉक 2 सेंटेंसेस. राइट. 1.5 घंटा बीत जाता है. एंड दिस मस्ट बी एन एवरीडे, यू नो. तो आपको नहीं लगता है कन्वर्सेशंस भी लोग नहीं करते हैं, और विदाउट कन्वर्सेशंस आई डोंट थिंक मीनिंगफुल रिलेशन बनते. राइट. आपको पता है हमारे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है? हम दोनों स्टारबक्स गए या फिर किसी भी कॉफ़ी शॉप गए, हमें फ़ोटो क्लिक करके एस्थेटिकली उसको अपने सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट करना है कि हमने उसको पोस्ट कर दिया, बस. शायद वो ही मेरी हैप्पीनेस है अब. बट हम एक्चुअली क्यों मिले हैं वो पर्पस नहीं समझ आ रहा है. तो एक्चुअली जो कॉन्वर्जेशंस नहीं हो रही है ना, उसमें पर्पस का लैकिंग है. पर्पस लैक कर रहा है कि हम क्यों मिल रहे हैं, हम साथ में क्यों टाइम स्पेंड कर रहे हैं. वो कनेक्शन नहीं है कि हम क्या बात करें. तो वहाँ पर लोगों को ये अंडरस्टैंडिंग लेकर आनी पड़ेगी कि ठीक है, आई एम क्लिकिंग अ पिक्चर, आई एम पोस्टिंग इट ऑन माई सोशल मीडिया, बट इस मीटिंग का क्या पर्पस है. आपने उसके लिए भी बहुत एफर्ट किया ना, आप घर से उठे हो, घर से निकले हो, आपने प्रॉपर कॉफ़ी शॉप गए हो, आपने अपने रिसोर्सेज स्पेंड करे हैं उसे कॉफ़ी को बाय करने के लिए, तो उसका भी पर्पस मीट होना ज़रूरी है. एंड व्हाट इज योर व्यू अबाउट ऑनलाइन डेटिंग एप्स? बिकॉज मैं देख रहा हूँ, आपने भी देखा होगा, अब जो ही जनरेशन है, करंट जनरेशन, दे आर सो मच इनटू ऑनलाइन डेटिंग एप्स, बम्बल, टिंडर, या जो भी हो गया, दैट every second day they are actually going out on a date with somebody, and I don't think they are well aware of their own emotions, कि वो खुद क्या फील कर रहे हैं, सामने वाला क्या फील कर रहा है, you know. तो I think इस चीज से बहुत दूर है वो. And then they make connections जो लास्ट नहीं करते, and then they inevitably just end up being depressed. तो what do you feel कि सोशल मीडिया तो अलग चीज हो गई, Right. ऑनलाइन डेटिंग एप्स का क्या फ्यूचर है, एंड प्लस डू यू थिंक एक्चुअली इट इज डूइंग मोर हार्म देन गुड? कुछ बहुत इन डेप्थ रिलेशंस होते हैं जो इन पर्टिकुलर ऐप्स पे लोग बना लेते हैं, बट वो वंस इन अ ब्लू मून वाले रिलेशंस होते हैं जहाँ पे कोई भी इंडिविजुअल एक्चुअली इसी पर्पस के साथ उन एडिटिंग ऐप्स को यूज़ कर रहा है कि आई वॉन्ट समवन इन माई लाइफ विथ whom आई कैन डीपली कनेक्ट, और उनको लकीली वैसे लोग मिल भी जाते हैं. बट ज़्यादातर केसेस वो निकल कर आते हैं जैसा कि आप बता रहे हो. सो ऑब्वियसली जब आप किसी से रैंडमली मिलते हो किसी भी मीडिया पर, तो वहाँ पर हर कोई अपनी पर्सनल आइडेंटिटी को थोड़ा सा बैकफुट रखने की कोशिश करता है, और एक पर्सोना, जो कि हमने पहले भी अपनी कॉन्वर्जेशन में डिस्कस किया है, उस पर्सोना के साथ वो आते हैं, बात करते हैं, मिलते हैं, बिकॉज हर कोई ना अटैच होने से डर रहा है कि मैं हर्ट ना हो जाऊँ. ये इंडिविजुअल अगर मेरे साथ उतना कमिटेड नहीं है और मैं गलती से कमिट हो जाऊँ तो आई एम अफ्रेड ऑफ हार्ट ब्रेक. सो उन सब चीज़ों की वजह से ये बहुत ही होलोनेस इन रिलेशंस में रह जाती है, जहाँ पर इंडिविजुअल्स एक अपने पर्टिकुलर इंटरेस्ट के साथ जा रहे हैं कि उनको किसी से मिलना है, टाइम स्पेंड करना है, और ये सब चीज़ें हो रही हैं, बट डीप डाउन वो उनसे उस लेवल पे जाके कनेक्ट नहीं करना चाहते क्योंकि डर है. सो ऑब्वियसली इनका जो फ्यूचर है इन ऐप्स का वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, बिकॉज वो
ऐप का जो काम है वो उसको और भी ज़्यादा स्मार्ट ऐप्स बना रही हैं ताकि लोग उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करें, उनके ऊपर रुकें, उन ऐप से उनको ऐप को भी फ़ायदा हो और लोगों को भी फ़ायदा मिले, ये सब चीज़ें हो रही हैं। बट एट द सेम पार्ट ये जो चीज़ें हैं वो इंडिविजुअल को अपने लेवल पर आकर सोचनी पड़ेगी कि मेरा पर्पस क्या है इसको यूज़ करने का, या फिर ये मेरे को कैसे सर्व कर रही है ऐप। ये अंडरस्टैंडिंग होना ज़्यादा ज़रूरी है। और स्पेशली जितनी भी ऐप्स हैं ये अपने कस्टमर्स मानते हैं 19 से 23 ईयर ओल्ड लोगों को कि हमारा जो टारगेट ऑडियंस है वो ये है, बिकॉज इस पर्टिकुलर एज में किसी भी इंडिविजुअल को एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन देकर उनको इन्फ्लुएंस करना आसान है। तो जो इस पर्टिकुलर ऐप के ऊपर लोग हैं वो ओल्ड एज भी हो सकती है जो सेटल होने के लिए देख रहे हैं अपने लिए मैचेस, सो ऑब्वियसली दे नो हाउ टू यूज़ दीज ऐप्स बेटर। बट स्पेशली जो एज है जो एक थोड़ा सा नाइव स्टेज में है उनके लिए इन ऐप्स को यूज़ करने के लिए ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि मेरा इंटरेस्ट कैसे यहाँ पर सर्व हो पाएगा, और मेरा इंटरेस्ट क्या ऐसा है कि जिसमें मैं अपने लिए सेल्फिश हूँ कि मुझे किसी के साथ डेट पर जाना है, फ्लिंग करना है और ख़त्म हो गया, या फिर आप एक्चुअली कोई डिसेंट कनेक्शन अपने लिए देख रहे हो। एंड एक आजकल मेरा जब मैं देखता हूँ बाहर की लाइफ जो लोगों की चल रही है तो मैं देखता हूँ डिवोर्स थोड़ा सा कॉमन हो गया। पहले हम जब आई वाज ग्रोइंग अप, जब मैं छोटा था तब इस चीज को बड़ा फ्राउन अपॉन करते सोसाइटी में। अगर किसी एक घर में किसी का डिवोर्स हो जाता था पूरी कॉलोनी के अंदर तो ऐसे कहते थे कि अरे पागल है क्या, पता है उस घर में उनका डिवोर्स हो गया। राइट। लेकिन आजकल एवरी थर्ड पर्सन इज गोइंग थ्रू समथिंग और द अदर। राइट। तो क्या ऐसा अभी माहौल है, आप देखते हो अपने साइकोलॉजिकल करियर में दैट इट इज एक्चुअली लाइक हाउ मेनी केसेस डू यू गेट फॉर काउंसलिंग इस चीज के बारे में? या यहाँ पर अब मैं जो बोलने वाली हूँ ना ये काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्राडिक्टरी इज़ द राइट वर्ड, राइट? कॉन्ट्राडिक्टरी होगा और मे बी बहुत सारे लोग मुझे ये बात सुन के बहुत कुछ कहने भी वाले हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है विद राइजिंग डिवोर्स केसेस कि वो डर ना सोसाइटी ने अच्छा ही बनाया हुआ था। बिकॉज जब वो डर था तो लोग चीज़ों को सॉर्ट करने की कोशिश करते थे, पैचअप करने की कोशिश करते थे, लड़ाइयों को इतना ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते थे। लेकिन अब क्या हो गया है कि उन सब चीज़ों की वजह से कि अब सोसाइटी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना मेरी इंडिविजुअलिस्टिक हैप्पीनेस इंपॉर्टेंट है, तो हम चीज़ों को पैचअप करने की कोशिश नहीं करते। हमें पता है कि नहीं चलेगा तो हम डिवोर्स ले लेंगे, राइट? तो वो एक चीज़ है जो मुझे पर्सनली लगता है कि नॉट अ वेरी हेल्दी थिंग, कि जस्ट बिकॉज ऑफ हमारे पास एक डिवोर्स ऑप्शन है तो हम चीज़ों को मेकअप करने की कोशिश नहीं करते हैं। बट येस, पीपल डू अप्रोच फॉर काउंसलिंग बिफोर दे फाइल फॉर अ डिवोर्स, क्योंकि उनको स्टिल एक होप दिखाई देती है अपने रिलेशंस में, विच इज़ अ गुड थिंग। बिकॉज दो पर्सनालिटीज़ का साथ में आकर एक फैमिली को बिल्ड करना इज़ नॉट एट ऑल ईजी। जब आपके पास इतनी सारी डिस्ट्रैक्शंस हैं आज के टाइम में, आपके पास इतनी ओवरलोडेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता, तो इन सब चीज़ों के चलते हुए अच्छा ही है कि आपने काउंसलिंग चूज़ किया कि हम अपने रिलेशनशिप को मेंड करके देखते हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे काउंसलिंग के बाद भी जो भी आपको बताया जाएगा, सिखाया जाएगा, जो भी चीज़ें होंगी उसका चलाना आपको ही है। तो कमिटमेंट पे ही आकर पूरे की पूरी कॉन्वर्जेशन रुक जाती है कि इफ़ यू आर कमिटेड विद ईच अदर then chances are very low that you will go for separation, and chances are higher that you will prefer staying with that person. So this is the thing. And actually that sounds vibes with me also. Yeah. You and I feel the same. One of my clients, she messaged me yesterday and वो अपना करियर में बहुत अच्छा कर रही है। She is 37. तो उन्होंने बिकॉज घर पे एक प्रेशर होता है ना, राइट? एक तो आप लड़की हो, फिर 37 के हो तो अब तक शादी हो जानी चाहिए। तो शी आस्क्ड कि क्या इंडिया में ऐसा टाइम नहीं आ गया है कि अगर आप अपने करियर में बहुत खुश हो, यू आर डूइंग वेरी गुड इन योर विद योर लाइफ, प्लस आप देख रहे हो यू डोंट वांट टू सेटल विद जस्ट एनीबॉडी, यू डोंट वांट टू एक्चुअली एंड अप बीइंग मिजरेबल रादर देन बीइंग हु यू वर, फिर तो छोड़ ही दो। तो शी इज लाइक कि क्या ऐसा टाइम आ गया है, आई जस्ट वांट टू नो दैट व्हेन सोसाइटी कैन टॉक अबाउट इफ यू वांट टू जस्ट बी बाय योरसेल्फ थ्रू आउट योर लाइफ, यू डू नॉट वांट टू स्पेंड योर लाइफ विद समबडी, तो यू कैन गो अहेड, राइट? So do you think there is are there some mental challenges to this? Do you think it will impact us in a long run? Can it be harmful कि अगर हम अकेला रहना ही पसंद करें कि यार हम नहीं किसी का सेटल होना चाहते, जैसे मैं शादी नहीं करना चाहता यार, मैं तो अकेला ही रहूँगा। Do you think in the long run this is bad or this is all right? आई एम नॉट अनेबल टू रिकॉल इन माई मेमोरी कि WHO ने ऐसा बोला है या अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने ऐसा बोला है, बट इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन में से किसी एक ने बोला है
कि लोनलीनेस इज अ नेक्स्ट बिग प्रॉब्लम ऑल ओवर द वर्ल्ड, राइट? सो ऑब्वियसली लोगों को अपने साथ ज़्यादा कंफर्टेबल फील होने लग गया है, क्योंकि हम सुनना ही नहीं चाहते दूसरे इंसान का पर्सपेक्टिव, ठीक है ना? मैं अपने पर्सपेक्टिव के साथ खुश हूँ, मुझे किसी और का पर्सपेक्टिव ही नहीं सुनना है। प्रॉब्लम यहाँ पर लाई करती है। बट कीपिंग दिस कॉन्वर्जेशन असाइड, लेट्स कम टू शादी या फिर करियर। सो ज़िंदगी में ना कोई भी चीज़ किसी दूसरी चीज़ को सब्सटीट्यूट नहीं कर सकती है, राइट? बिकॉज जब आप अपनी लाइफ में सिर्फ एक करियर के साथ फुलफिलिंग फील कर रहे हो तो दैट्स कम्प्लीटली गुड। लोग अपनी मैरिज के साथ भी कम्प्लीटली फुलफिलिंग फील करते हैं, लोग अपने आइसोलेशन के साथ भी कम्प्लीटली फुलफिलिंग फील करते हैं। सो समथिंग इफ इट इज़ रेजोनेटिंग विद यू देन इट्स गुड। बट हर चीज़ का ना एक टाइम पीरियड होता है। लाइक इफ़ अ कपल इज़ गेटिंग मैरिड तो उनका एज अ कपल रहने का भी एक टाइम पीरियड है। उसके बाद सोसाइटी कहती है कि आपका नेक्स्ट स्टेज है कि अब आपको पेरेंट्स बनना है। सो मे बी जब हमारी लाइफ में नई नई चीज़ें आती हैं तो हम उस तरीके से इवॉल्व होते हैं। लाइफ का हर एक नया स्टेज आपको एक नए तरीके से खुद को देखने का मौका मिलता है। एंड आई पर्सनली बिलीव इन कि आपको हर चीज़ के साथ खुद को इवॉल्व होने का मौका देना चाहिए, सो दैट यू कैन ऑल्सो रीच योर हाइएस्ट पोटेंशियल कि ओके दिस इज़ हाउ आई लिव माई लाइफ एंड दिस इज़ हु आई एम। बट कोई भी एक पर्टिकुलर चीज़ से स्टिक होकर अगर आप सोचोगे बाकी सबको हटा दो, यही चीज़ बहुत है, तो मे बी यू आर नॉट डूइंग जस्टिस टू योर सेल्फ। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है। एंड देन सेकेंडली, जस्ट बिकॉज ऑफ मैं करियर वाइज अच्छा कर रही हूँ इसलिए मैं शादी ना करूँ, इट डजेंट मेक सेंस। आपका करियर आपको फुलफिलिंग फील करा रहा है, बट मे बी अ राइट पार्टनर जिसके साथ आप बहुत ही इन डेप्थ जाकर कनेक्ट कर सकते हैं, दैट पर्सन विल ऑल्सो मेक योर लाइफ लुक वेरी ब्यूटिफुल, राइट? बट देन जब लोग ये कहते हैं कि यार मेरी लाइफ है, मेरा फैसला है, you know, डेफिनेटली so what do you डेफिनेटली think then? Is it actually definitely तो है, बट सपोज जिस तरह मैंने शुरू में बात की थी ना कि पेरेंटल एक्सपेक्टेशंस होती है, understand? तो Yes. जब हमारे पेरेंट्स कहते हैं कि नहीं नहीं शादी कर लो यार, प्लीज शादी कर लो, तो वो भी कहीं ना कहीं गलत नहीं है ना? इफ द पर्सन इज केपेबल इनफ टू टेक केयर ऑफ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और वो पर्सन इतने केपेबल हैं कि वो रिग्रेट ना करे कल को अपने डिसीजन को, बिकॉज ओल्ड एज इज़ अ स्केरी एज। बिकॉज ओल्ड एज में आप हेल्पलेस हो जाते हो। देयर कैन बी सम एलिमेंट, देयर कैन बी सर्टेन थिंग्स जिसके लिए आपको एक सपोर्ट चाहिए होगा। अब लोग कहते हैं कि हम नर्स रख लेंगे, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, बट ओल्ड एज इज़ अ स्कैरी एज बिकॉज आपको नहीं पता कि आप कितना हेल्पलेस भी हो सकते हो, right? But if someone is regularly taking care of themselves, they are going for a gym, they are doing workout and they are taking proper diet, so chances are very less कि आपका old age एक difficult age होगा। So अगर आपको regret नहीं होगा अपने decision का, then definitely go for it. But people, I have met people who regret not marrying in their old age because वहाँ पर जाकर उनको actual loneliness समझ आती है। जो भी लोग आपके आसपास मैरिड हैं वो एक अलग तरीके से इवॉल्व हो जाते हैं बिकॉज उनकी लाइफ में बहुत सारे स्टेजेस आए हैं शादी के बाद। लेकिन जो इंडिविजुअल ने शादी नहीं करी और ओल्ड एज में पहुंच गए हैं तो उनका इवॉल्वमेंट एक अलग तरीके से होता है। सो आपको भी लगेगा, जो लोग सुन रहे हैं उनको भी लगेगा कि गार्गी ज़्यादा सपोर्ट कर रही है कि शादी करो, बट इट्स नॉट लाइक दैट। इट इज़ जस्ट अ पर्सपेक्टिव दैट आई केम अक्रॉस आफ्टर टॉकिंग टू पीपल, बट टिल डेट आई हैव नॉट मेट एनी ओल्ड एज इंडिविजुअल जो मुझे प्राउडली ये बात बोले कि या आई एम कम्प्लीटली फाइन एंड हैप्पी नॉट बीइंग गेटिंग मैरिड। People look forward to. So you're not even met one person Yeah. who has been single and who said कि wow मैं बहुत खुश हूँ. Yes, I met one person who is around 50s and that person told me कि no, I wish I had married because family तो family होती है। And जो आपने थोड़ी देर पहले बात बोली थी ना कि एक्चुअली में दो पर्सनालिटीज होती हैं, Right. and rather than just giving up on everything, rather than बहुत easily that why to Right. actually adjust with somebody, so I think that was such a beautiful thing. राइट एंड ऑल्सो एक जो फियर होता है ना लोगों में अपनी फैमिली बिल्ड करने का, वो ये होता है कि जिस फैमिली से वो आए हैं मे बी दे हैव सीन अ लॉट ऑफ चैलेंजेस ओवर देयर, तो उनको लगता है कि हिस्ट्री विल बी रिपीटेड, बट नो, यू हैव ऑल द पावर टू पुट अ फुल स्टॉप ऑन हाउ यू हैव बीन रेज्ड एंड व्हाट काइंड ऑफ पास्ट यू हैव विटनेस्ड इन अ फैमिली एंड द काइंड ऑफ फैमिली दैट यू वांट टू बिल्ड, सो दैट फियर शुड नॉट रूल योर डिसीजन। Like broken families, यस, but broken families भी मैंने देखे हैं. Like I have seen a very close friend of mine. तो मैंने देखा कि broken families में ना उनका actually
they'll be very good in the public. Yeah. Societally, they'll be very good. Yeah. But when that point comes to break down, Right. they have a very different mechanism to, self-defense. True. बहुत अलग होता है उनका. Right. So you must have seen that, no, in your career. I have seen a lot in these last 5 years, and I'm really happy that I belong to this profession. And I always wanted to be a social worker since my childhood, but the moment I started growing up, I realized that okay, not a social worker, because that doesn't fill in your pockets to pay your bills. Then go for it, being a counselor. और मेरे लिए ये प्रोफेशन बहुत ही ज़्यादा फुलफिलिंग रहा है, और मुझे इतना अच्छा लगता है जब मेरे पास मैसेजेस आते हैं दैट यू हैव चेंज्ड आवर लाइफ, यू हैव मेड मी अ बेटर पर्सन, थैंक यू सो मच, यू वर देयर फॉर मी व्हेन नोबडी एल्स वाज. तो ये मैसेजेस मेरे को मेरे लो डेज पे इतना मोटिवेट फील कराते हैं टू डू मोर एंड मोर इन दिस फील्ड. सो आई हैव हर्ड अ लॉट ऑफ स्टोरीज, perspectives, a lot in my last 5 years of this profession. अलग अलग जगह से, अलग अलग एज के लोगों के बारे में, ऑनलाइन ऑफलाइन हर जगह से. सो एट द एंड मुझे ये चीज़ समझ आई है कि एवरीवन जस्ट वांट्स टू बी हर्ड एंड अंडरस्टूड. सबको यही चाहिए कि कोई मुझे सुने और कोई मुझे समझे. एंड बियॉन्ड दैट पीपल जस्ट शो देयर बेस्ट सेल्फ व्हेन दे आर बीइंग हर्ड एंड दे हैव बीन लव्ड फॉर हु दे आर. Wow. To be loved for who you are is actually, nowadays, if you see social media, बहुत tough है. Don't you think so? To be loved for who you are. But you yourself said, no, कि people are actually wearing a personality. They're wearing a persona. Yes. They are showing something else, but they are somebody else. You know, अगर मैं इंडियन कल्चर के हिसाब से बात करूँ, इंडियन रूट्स की बात करूँ, तो हम जितना ज़्यादा खुद से कनेक्टेड और अपने बारे में अवेयर है ना, हमारे लिए उतना ही आसान हो जाता है बाकी रिश्तों के साथ खुद को अटैच करना. सो अगर मुझे खुद को ही अवेयरनेस नहीं है कि मैं क्या हूँ, मेरे लिए क्या वर्कआउट करता है, तो मैं कैसे किसी और के साथ कनेक्ट करूँगी. अब अगर मैं ये सोचूंगी कि सोशल मीडिया पर मैंने 4 इन्फ्लुएंसर्स को देखा और मेरी लाइफ उन चारों के जैसी होनी चाहिए, तो चारों ने अपनी लाइफ का बेस्ट पार्ट दिखाया सोशल मीडिया पर और मुझे वैसा ही बनना है, तो मैं तो वो बची ही नहीं ना जो मैं हूँ. सो इफ़ यू आर नॉट कनेक्टेड विद योर सेल्फ इन एक्चुअल, तो आप किसी और के साथ कैसे कनेक्ट कर पाओगे. आई हैव टू फर्स्ट गिव क्लैरिटी टू माई सेल्फ कि मेरे लिए क्या वर्कआउट करता है, और उसके बेसिस पे आई कैन स्टार्ट थिंकिंग अबाउट दिस थिंग कि मैं किसी और के साथ किस तरीके का रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहती हूँ, वेदर इट इज़ अ प्रोफेशनल वन और अ पर्सनल वन. And Gagi, how to connect with yourself? Like, suppose, because life doesn't come with a manual, ना? No. जिस तरह आप कुछ भी खरीदोगे, सबसे पहले फोन का बॉक्स खरीदोगे, एक मैनुअल आती है. Nobody has a manual. Right. But if actually people ask you, they come to you, कि we want to connect with ourselves, but कैसे? So what is the step? What is the way out? Right. A deep question, having a lot of answers, but I'll try to keep it very short and simple. जब आप बहुत सारी चीज़ें करते हो ना, तो आपको समझ आता है what works for me and what doesn't work for me. और जो चीज़ें आपके लिए वर्क करती हैं, that is the right way of connecting with yourself. For example, I'm going for swimming and then I'm going to ride a bicycle. बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है. स्विमिंग करके मुझे समझ आया कि मेरे को पानी से डर लगता है, बट बाइसिकल जब मैंने राइड की तो मुझे समझ आया कि जब मैं साइकिल चलाती हूँ तो मुझे एक हैप्पीनेस फील होती है. तो मेरे लिए कितना आसान हो गया डिफ्रेंशिएट करना कि मुझे बीच ट्रिप्स पे नहीं जाना क्योंकि मुझे पानी नहीं पसंद. बट मे बी आपको पानी बंद जगह में नहीं पसंद, लेकिन आपको खुला पानी पसंद है. आप बीच पे जा रहे हो बट आपको चीज़ अच्छी लगी. सो दिस इज़ हाउ यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग योर सेल्फ, व्हाट वर्क्स फॉर मी एंड व्हाट डजंट वर्क फॉर मी. और उसके लिए आपको इन्फ्लुएंस होना छोड़ना पड़ेगा और अपने बारे में अवेयरनेस बढ़ानी पड़ेगी. और यहाँ पर भी एक कॉन्फ्लिक्ट आता है, जब आप बहुत ज़्यादा अपने बारे में अवेयर हो जाते हो तो आप दूसरों से कट ऑफ भी करते हो क्योंकि आपको लगता है देयर वे इज़ नॉट माई वे. और देयर वे इज़ नॉट माई वे, इसकी वजह से अब मुझे क्या है कि मेरे को तो बाइसिकल चलाना पसंद है ना, बट मेरा तो कोई दोस्त मेरे साथ बाइसिकल चलाने के लिए आ ही नहीं रहा, तो मैं उनके साथ क्यों स्विमिंग के लिए जाऊँ. सो यू हैव टू क्रिएट अ बैलेंस ओवर देयर, बिकॉज द मोमेंट यू स्टार्ट ग्रोइंग अप इन योर लाइफ, आपको समझ आता है कि मुझे वो भी चीज़ें करनी है जो मेरे लिए वर्कआउट करती हैं और मुझे वो भी चीज़ें करनी है जो मेरे को दूसरों के साथ कनेक्ट करती हैं. तो दैट बैलेंसिंग इज़ रियली इंपॉर्टेंट टू नो यू एंड देन फाइंड अ ट्राइब ऑफ योर्स, राइट? And I think once we find our tribe, it's inevitable, like we are bound to be happy. Right. Because I think when you are in that zone, no,
when you know that 4 people you're hanging out with. मेरे को पता है मेरे 4 दोस्त हैं, and I feel so happy and so comfortable next to them. Yeah. But जैसे ही मैं किसी और के साथ बैठा हूँ, I'm not the same person. Right. ट्राइब को ढूंढना ही बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. फोर्स नहीं करना चाहिए. You look at your example. Did you go for a hunt to find your tribe? Absolutely. No. It just happened to you in those moments, in those fraction of time, right? So this is what. अगर आप chase करने के लिए निकलोगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा. This is actually truth. But what about those people who say कि यार हमारे साथ पहले ऐसा हुआ है, हमने किसी पे भरोसा किया था, उसने भरोसा तोड़ दिया, we have been cheated on, तो they have so much emotional scars ना, कि वो ना ही किसी पे easily trust करते हैं, Right. या फिर अगर they will be in another relation, Right. be it a friendship, be it love, be it whatever, Yeah. so they'll dump that baggage on the next person. Right. So how to tackle this problem when you are actually you're not healed? Right. You think you have healed, but you're not healed. Yeah. Yet you still move on. So what happens after that? Okay. Now I have a question for you before I answer this. आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपको कोई इंजरी हुई है और आपने उस इंजरी को इतना ठीक ठाक होने का टाइम दिया कि यू कैन गो अहेड विद योर रूटीन, बट स्टिल वो इंजरी आपको थोड़ा थोड़ा रूटीन को फॉलो करने में प्रॉब्लम देती है, बट स्टिल यू टेल योरसेल्फ कि मैनेजेबल है. Yeah, who was? This is the same thing with finding your connections even after you have been cheated or brutally hurt. आपके साथ किसी ने कुछ किया, there have been instances, there have been circumstances कि आपके साथ ऐसा हुआ. अब उसके बाद आपको ट्रस्ट करना मुश्किल लग रहा है, but you have to go ahead in your life and then you have to find that tribe of yours कि ठीक है मेरे साथ ये हुआ, दिस इज़ माई लेसन. और वो जब आप लेसन के ऊपर फोकस करते हो ना तो आप फॉरगिवनेस बहुत जल्दी कर लेते हो. यू विल नॉट believe me when I am saying this, that in my course during my counseling days there was a complete subject which was positive psychology, और उसके अंदर forgiveness अपने आप में एक यूनिट थी कि forgiveness भी कैसे किया जाता है ये भी साइकोलॉजिस्ट को सिखाया जाता है, बिकॉज जितने भी पुराने टाइम में साइकोलॉजिस्ट रहे हैं उनके रिसर्च में ये बात मानी गई है, आई है कि forgiveness लोग कर नहीं पाते, इसलिए वो अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते. So this is there. So इसलिए I know this thing very well that जब तक आप उस lesson के ऊपर focus नहीं करोगे ना forgive नहीं कर पाओगे. And if you are not forgiving, you are not doing any harm to the other person. You are just making that person live rent free in your mind. और उसकी वजह से आप अपनी life में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो. So healing वहीं से होगा जब आप forgive कर दोगे, आगे बढ़ जाओगे. And then you are cautious with that lesson कि आगे इस चीज़ का ध्यान रखना है. And Gagi, if I ask you head on, tell me the top 5 do's and don'ts for good mental health. So what will be your top 5 suggestions that if I want to be happy, suppose I'm going through a low phase and I meet you, ki Gagi help me out, and you just tell me ki these are the 5 things you should do, and like every other person can do. So what are the 5 things which people can do to be mentally happy, mentally healthy? Nourish your body with water, with bath, with food, with exercise, with your dressing up yourself well. अपनी बॉडी को हमें नरिश करना है. जब आप फिजिकली भी खुद को नरिश करते हो ना तो आप मेंटली भी नरिश हो जाते हो, और जब आप मेंटली खुद को नरिश करते हो बाय रीडिंग, बाय कंज्यूमिंग राइट कंटेंट जो आपको इवॉल्व करने में हेल्प करता है, तो दैट ऑल्सो हेल्प्स यू. यू आर नरिशिंग योर बॉडी, यू आर सिटिंग विद योर कनेक्शन जिसके साथ आप खुल के कह सको टुडे इज़ नॉट माई डे, आई एम फीलिंग वेरी लो. Be with those connections. Do not forget that the spirituality that you follow or the religion that you follow, it really helps you to keep yourself grounded, authentic, and that is a place where you can cry, you can talk about anything without feeling guilty of it कि ये चीज़ें जो अभी मुझे फील हो रही है इसके बारे में किसी को नहीं बता सकती या बता सकता, तो over there you go to your spiritual leader and you talk to them about it. That thing is there. अभी मुझे 3 ही याद आ रही है, so maybe you can add 2 more. I think exercise is a very good point, Yeah. because I have seen whenever you exercise, no, you go to the gym or Yeah. you go for a run. Yeah. After that 1 hour or half an hour, you are actually happier than how you were 1 hour back. Absolutely. There's a different sense of satisfaction and achievement. Yeah. कि यार exercise करके बड़ा अच्छा लगा. Movement is really important for anybody. Like if you are just going to the market for a grocery run and you just choose to wear your sports shoes and you are just walking कि ठीक है हम गाने सुनते हुए walk करते हुए जा रहे हैं, it really makes a difference when your body is in a movement.
राइट? अदरवाइज हमारे भी रूट्स होते हैं और हम एक ही जगह पे फिक्स्ड होते हैं, इफ ह्यूमंस आर नॉट सपोज टू बी मूविंग, राइट? सो दीज आर द 3 थिंग्स दैट आर कमिंग ऑन टॉप ऑफ माई माइंड. एंड कमिंग टू what should not be done, overconsumption of anything is wrong. Even if you're over consuming love, even if you're over consuming friendship, even if you're over consuming food, alcohol, anything, everything is dangerous if it is what over can be over consumed. consuming love and friendship? Not supposed to be over consumed. Now, just can you just give me some don'ts, like that's things I should totally avoid? Okay, so overthinking of anything, overconsumption of anything is dangerous, and overthinking किसी भी चीज़ का नहीं होना चाहिए, whether it is love, friendship, food, alcohol, or any habit of yours. If you're over consuming anything, it is going to be dangerous and harmful for you. That thing is there, and on top of that, it is really important to understand what is not working out for you in a physical sense or in a mental sense, and you should know when to stop it. So these are really important. What about those people who have such lifestyles, such jobs that they are always on their desk, sedentary jobs? Because data actually supports कि भाई depression उन लोगों को जरूर होगा जो हिलते डुलते नहीं हैं, Right. right? तो एक्चुअली में ये कल्चर कैसे बदला जाए? बिकॉज आजकल जॉब ऐसी हैं, ऑफिस में यू गो, यू सिटिंग फॉर 12 घंटे यार, आप 12 घंटे बैठे हो, आप 12 घंटे बैठे उठ ही नहीं रहे हो, यू नो, एंड देन यू आर स्ट्रेस्ड आउट, देन यू कम बैक होम, यू स्लीप. Yeah. So, in my personal opinion, these sedentary lifestyle jobs are slow poison for any human. And why I believe so, because when you are sitting over there, you are not only sitting, you are making your posture go stiff, you are not giving yourself any exposure to think out of the box, and you are in a cocoon kind of a situation. So over there, I think small strategies to, you know, take a 10 minutes walk, or giving yourself fresh air, and standing and stretching yourself, all of these things really helps, rather than giving yourself this learning and this teaching that you have to sit for 9 hours, 5 hours, 4 hours, or 3 hours. Every 1 hour you should stand up and you should just go around and take a walk. You have to take that conscious decision for yourself, and even it should be made mandatory for people in offices that okay, this is how you have to take care of yourself. Taking care culture should always be there, so that people are not being put into a culture of slavery, and people are not put into the culture जहाँ पर आपको सिर्फ एक particular चीज़ से commit होना है. Because at the end of the day, when people are working somewhere, they should be taken care well, right? And I always wanted to ask you, because I have this habit where I just keep listening to podcasts and people. Can actually money buy happiness? What do you feel? What is actually your point of view? Again, very contradictory, but yes, money cannot buy actual happiness, because even after money is making you buy everything, you will somehow feel, you know, कि ठीक है, आज मैंने एक पेयर ऑफ शूज़ ले लिया, फिर मैंने दूसरा ले लिया, तीसरा ले लिया, बट अब मज़ा नहीं आ रहा. मनी स्पेंड कर लिया, हर जगह चले गए, बट अंदर कुछ हलचल चल रही है तो अच्छा नहीं लग रहा है, राइट? सो मनी एक्चुअली गिव्स यू अ लॉट ऑफ एंडेवर्स. And now those endeavors are going to give you happiness or not, it is a question to be asked, right? That maybe I am feeling that low today, I want to go and hug somebody, and I have nobody to hug. So even nowadays, you can pay money and you can hire someone who is trained into hugging and making you feel better. Yesterday, someone was telling me about it. Yeah, I actually saw this. I don't know कौन से country में था ये, कि वहाँ पर you can actually hire a hug buddy. Yeah. Even they are in India now. Yesterday someone was telling me about it. So this is the thing. So when you are saying that can money buy happiness, so even if I want to go to somebody and I want to hug them, and if I have nobody, so I can hire someone whom I can hug, right? So it is all about money brings in endeavors, and those endeavors, are they going to give you that particular thing or not? That you have to make a choice. And how tough is being ambitious on your mental health? Like I have seen some people who are actually overtly ambitious, बहुत ज़्यादा, जिनकी actually ambitions खत्म ही नहीं होते हैं, एक के बाद एक. और मैंने उनमें से कुछ लोगों को देखा है, जिस तरह मेरा एक दोस्त है, he's in US, and he often calls me जब भी वो low होगा, because usually he's so exhausted, he's a very ambitious person and he's brilliant, बहुत brilliant, लेकिन जब भी वो कॉल करेगा, he'll be so exhausted and he'll be like कि यार मैं बहुत low हूँ यार, किसी चीज़ का टाइम ही नहीं है मेरे पास. तो how can ambitious people, normal लोगों की बात नहीं चल रही है, जो लोग बहुत ambitious हैं, how can they balance their lifestyle? Okay.
Have you seen recently this workaholic word is going out of the conversation on the social media? Did you notice this? I have not heard this word since quite a long time. Yeah. Workaholic. So 3-4 दिन पहले मेरे दिमाग में एकदम से ये चीज़ आई कि workaholic word is not being seen anywhere on internet nowadays. So the thing is, people are choosing to stay happy, people are choosing to invest into things that makes them happy and give them a peaceful life. Maybe this lesson has come in after COVID, but not for everybody, right? So when you are staying ambitious and you are committing to a work or you are desired to do work or something like this, so you have to make a choice that are you just consuming work every time or you are ambitious because you want to achieve a certain goal. If I talk about myself personally, I have recently last 1 or 2 years, I have learned to put a full stop on not being very workaholic, and I have made myself ambitious in a way where I have set my goals, I'll achieve those goals and I'll give myself celebrations for that. So I'm trying to balance out now that I'll work, I'll achieve my ambitions, but at the same time I will not miss out on the chances to enjoy, because when you fuel yourself with right entertainment, with right energy, you automatically perform better. And that is something I think you should pass on to your friend. I will. Yeah. But what if actually you are ambitious, like Yeah. you just said that you will achieve whatever you are aiming for. Suppose nahi hua. Yeah. You know? Failure. Yeah. Failure actually inevitable. Yeah. And we all want to avoid failure, but it becomes inevitable Yeah. in majority of our lives. Yeah. Unless I tell you Alexander the Gargi, I actually want to ask you something personal also. मैंने 4.5 साल यूपीएससी की तैयारी की. Okay. And I was awfully close to being an officer. But किस तरह नहीं बन पाया. I am also an ambitious person. तो ऐसे ही आपने अभी भी कहा था ना कि you will achieve whatever you will want to achieve. But ऐसा आएगा लाइफ में कि आप नहीं कर पाओगे अचीव. हर चीज नहीं मिलती यार को. Right. तो उस वक्त पे एक्चुअली में माइंडसेट कैसा होना चाहिए? बिकॉज आप खुद देखते हो कि कोई नीट की तैयारी कर रहा है, यू नो, एंड उसने सुसाइड कर लिया. फॉर देम इट्स एंड ऑफ द वर्ल्ड. नहीं मिला उन्हें. कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, उसने कर लिया. कोई कोटा में कितने सारे सुसाइड होते हैं. Right. तो आपके हिसाब से व्हाट शुड बी द वे आउट कि हम जैसे लोगों को ये ना लगे कि यार दिस इज एंड ऑफ द वर्ल्ड, अगर हम ये नहीं बने या हमें ये चीज नहीं मिली या हमें वो इंसान नहीं मिला तो हमारी लाइफ खत्म. राइट. ओके, सो मैं बहुत सारे ऐसे इंडिविजुअल्स के साथ क्लोजली काम किया है मैंने, जहाँ पर 12th के बाद नीट में थोड़ा सा स्टक हो गए, या फिर नीट हो गया लेकिन पीजी के टाइम पे प्रॉब्लम आ रहा है, यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं लेकिन प्रॉब्लम आ रहा है. ये सब एक कांस्टेंट चीज़ है, और मेरी फर्स्ट लाइन उनको यही होती है कि आई एम ग्लैड यू चोज टू कम टू मी रादर देन बीइंग विद योर बुक्स. और उनको इस बात पे हंसी आती है कि हर किसी को हमारे बारे में यही लगता है ना कि हम 24 घंटे बुक्स लेकर पढ़ रहे होते हैं. आई सेड एब्सोल्युटली, बिकॉज आप इतने चैलेंजिंग फील्ड में हो कि आपको इतना तो इन्वेस्ट करना ही पड़ता है, राइट. एंड देन मैं उनको बहुत ही सिंपली बोलती हूँ कि जो नॉलेज आपके पास है आफ्टर ऑल द प्रिपरेशंस दैट यू आर डूइंग, आपको लगता है कि आप इतनी सारी नॉलेज कभी भी गेन करने की कोशिश करते हैं अगर आपका कुछ और प्लान होता तो. एंड उनका आंसर ना ही होता है इस बात पे कि नहीं, क्यों हम ज्योग्राफी की बुक उठाते हैं जब हमारा बैकग्राउंड ही इंजीनियरिंग है, या फिर कुछ भी इस तरीके के आंसर्स आते हैं. सो डोंट यू थिंक सो, जब कोई भी इंडिविजुअल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करता है और वो इतना इन डेप्थ जाकर चीज़ें पढ़ता है, तो उसके पास एक वाइड स्कोप होता है कि इन सब में से अब करियर किस में बनाया जाए. एंड ये वाला ऑल्टरनेट ना, मे बी सोसाइटी, मे बी हमारी खुद की एक्सपेक्टेशन खुद से, या फिर मे बी वो एक जो एज बार होता है कि बाकी सब मेरी एज के लोग ये कर रहे हैं लेकिन मैं नहीं कर पा रहा है, कर पा रही हूँ. कुछ ये फैक्टर्स होते हैं जो आपको कभी भी ये वाला पर्सपेक्टिव देखने ही नहीं देते, राइट. सी, लुक एट योरसेल्फ नाउ, व्हाट यू आर डूइंग इन योर ओन लाइफ. You are doing the best, and the way you are transforming your own clients, the way you have been achieving things. I have never been this happy actually. Right. So maybe that thing did not work out for you because there was a better plan B. Yeah? So that thing is there. And even people who are on a little higher age side when they are in competitive exams, उनका फिर भी कहीं ना कहीं एक mentally वो stage आ जाता है कि उनको पता होता है कि it's okay, plan B देखते हैं, plan A नहीं workout किया. सबसे ज़्यादा tough challenge ना उन बच्चों के लिए होता है who have just passed 12th, और फिर वो देखते हैं कि हमारे फ्रेंड्स की ग्रेजुएशन होने वाली है और अभी तक हमारा नीट भी क्रैक नहीं हुआ, एंड वी कैन नॉट पुट आवरसेल्फ इनटू अ प्राइवेट कॉलेज सीट. सो दैट चैलेंज इज़ देयर. सो हमेशा कोई ज़्यादा सेंसिटिव स्टेज में होता है, कुछ लोग खुद को खुद से संभाल लेते हैं, लेकिन अ सपोर्ट सिस्टम रियली मैटर्स इन सच थिंग्स. Support system. या
And support system is again those people who are very close to us and our family, right? Yeah. And Gagi, one very important thing I wanted to talk to you about. The nowadays the kids are actually facing a lot of bullying online. Yeah. And that time, because आपने खुद ही अभी कहा ना कि बच्चे जो होते हैं उनका दिमाग अलग होता है, Yeah, वो इतने मैच्योर नहीं होते. तो उस वक्त पे एक्चुअली में how can they approach a psychologist or somebody who is very close to them, जो उनको actually calm feel कराए, they feel good about themselves, at least they do not feel suicidal, Yeah. or they do not feel कि now we cannot trust anybody and we Yeah. cannot make connections. Yeah. Because I think internet तो inevitable है, you cannot get rid of internet. True. But how to then get used or how to just avoid online bullying? How to overcome it? सो ऑनलाइन बुलिंग को अवॉइड करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन यू कैन टेक सम प्रिकॉशनरी स्टेप्स. जैसे कि इफ़ यू थिंक दिस ओपन अकाउंट इज़ नॉट सर्विंग यू और आपको बहुत ज़्यादा बुलिंग हो रहा है, सो यू कैन गो विद कीपिंग योर अकाउंट प्राइवेट फॉर अ वाइल. लेकिन आप कंटेंट क्रिएटर एंड यू आर वे टू यंग, सो माइंडफुली चूज़ कि आपको वहाँ पर क्या डालना है. एंड देन अगर आपको लगता है कि यू आर डूइंग एब्सोल्युटली वेल एज पर योर ओन लिविंग स्टाइल एंड कुछ भी गलत आप नहीं कर रहे हो, स्टिल पीपल आर टेकिंग अ बैकलैश ऑन यू, बिकॉज इंटरनेट पे तो किसी भी चीज़ का बैकलैश हो जाता है. सो ओवर देयर इफ़ यू वांट टू अप्रोच अ काउंसलर, देन व्हाई नॉट टू टेल योर पेरेंट्स अबाउट इट. बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि पेरेंट्स को लगता है कि ये सब कुछ फालतू है. सो ट्राई टू टॉक टू योर पेरेंट्स ओनली कि मेरे साथ ये हो रहा है, आप मेरी हेल्प कर सकते हो. बिकॉज वहाँ पर यू शुड नो इट बाय योर सेल्फ कि अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो हाउ विल यू अप्रोच. And if you can meet and you can just find a right match of counselor for yourself online, then why not to tell them to take a session for you? And if your pocket doesn't allow to pay for that, then why don't you just simply request that can you just give me it for free and someday maybe I'll come back and I'll compensate it somehow or something like that, right? So we can do it on that basis also. And ऐसे ही ऑनलाइन अगर आप बॉडी शेमिंग देखोगे, फैट शेमिंग, बॉडी पॉजिटिविटी मूवमेंट बहुत चल रही है आजकल. Right. बट कहीं ना कहीं डोंट यू थिंक इफ वी आर एक्चुअली नॉट बीइंग वेरी सॉफ्ट, बहुत ज्यादा अगर हम एक ही वे में ना सोचे कि मे बी एवरीथिंग इज रॉन्ग, कहीं ऐसा नहीं है कि बिकॉज पीपल आर एक्चुअली अवॉइडिंग, दे आर सो लेजी, दे आर अवॉइडिंग एफर्ट इन द नेम ऑफ बीइंग कि आई एम हैप्पी द वे आई एम, इफ आई एम फैट आई एम द हैप्पी द वे आई एम, यू नो, जस्ट बिकॉज आई थिंक दे डू नॉट वांट टू वर्क आउट. Right. क्या आपने देखा है ऐसा कि बिकॉज मैं जब देखता हूँ, जब भी ऑनलाइन जब जाता हूँ, एंड इफ यू सी वन नेगेटिव कमेंट, Yeah. यू नो, दैट पर्सन ऑलवेज हैज एकदम immediately the response कि I'm very happy the way I am, even if they are fat and they are not happy. How can you be happy the way you are when you know that you can do better? Yeah. Either you tell me कि आप better नहीं कर सकते, right? तो फिर उसमें कैसे हम नज करें लोगों को कि no, you should actually go out, do something, work on yourself, whatever it is. True. See, active lifestyle is the key, and people should start understanding this particular thing that okay, body shaming is there, which should not be, but at the same part, if you are working on your body, you are making yourself mentally and physically active, and that active lifestyle is the key that one should look forward to, rather than getting yourself fixed into the right frame of what is beauty and what is non-beauty context, right? That should not be there. एंड लास्ट क्वेश्चन होगा सर मेरा, बिकॉज क्लिप बन जाएगी ना, पहले बता रहा हूँ बिकॉज आई कैन सी यू आर. एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मैंने देखी है अपनी लाइफ में, एज आई एम ग्रोइंग थोड़ा सा ओल्ड, आई एम सीइंग दैट आई कैन सिट मोर विद माई सेल्फ एंड एनालाइज माई पैटर्न्स. तो मैंने देखा है कि जब मैं फैमिली के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करता हूँ, आई एम हैप्पी, यू नो, when I'm with people who love me and people I can trust, जब मैं अपनी मम्मी जी के साथ बैठता हूँ, अपने भाई के साथ टाइम स्पेंड करता हूँ, I'm happier. And I think लोग rather than going to a psychologist, they don't know that they have psychologists at their home. Right. Your mother is a psychologist, yeah, your brother is a psychologist, because they know, they want good for you, and they know कि आप might be you're not happy. They can sense it, right? But लोग actually avoid कर रहे हैं. They have all the time for their friends. आप दोस्तों के साथ 24 घंटे बाहर रहोगे, लेकिन आप घर पे 5 मिनट नहीं बैठोगे. आपने नोटिस किया होगा. तो don't you think that this is also a pandemic which needs to be actually combated head on? True. Because we require communication and acceptance from both the parties. If you want to sit and talk to your mother, but you are not getting that kind of bond, love, warmth from her side,
सो यू विल नॉट फील लाइक सिटिंग विद हर, राइट? तो ज़्यादा ज़रूरी हमारे लिए क्या है कि हम दोनों तरफ से वो रिलेशन इस्टेब्लिश करें अपनी फैमिली में, जहाँ पर हमें पता है कि आई शुड बी द फर्स्ट एड फॉर माई किड एंड आई शुड बी माई फर्स्ट एड फॉर माई मदर. दैट थिंग शुड बी देयर इन द फैमिलीज. But then when will the people who actually are always going out, you know, they're always out. Yeah. They're always out there. Yeah. आप देखोगे they're always partying. They're Right. always outside with somebody. Right. How can they self-realize कि maybe it is high time that they should start sitting with their family more rather than actually looking for every solution, escaping your own thoughts. Right. Because आपको पता है आप अंदर से कहीं ना कहीं इतने खाली हो Right. that you feel so bad about yourself जब आप सिर्फ अकेले तो आप बाहर जा रहे हो, आपको दोस्तों की जरूरत है, constant stimulation की जरूरत है, Right. right? तो उस वक्त पे कुछ फैमिली भी खुद से इनपुट कर सकती है without you know offending them or sending them to a breaking point. दिस हैज़ अ स्पेक्ट्रम. लाइक कुछ लोग होते हैं, अगर आपने इस चीज़ को पिकअप भी कर लिया उनके साथ कि आपका ऐसा रूटीन है एंड आपका रूटीन थोड़ा मोल्ड हो जाना चाहिए, तो मे बी दे विल टेक इट इन अ वेरी ऑफेंडेड वे. बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको आप ये चीज़ रियलाइज़ कराते हो तो उनको बहुत जल्दी रियलाइज़ हो जाती है. सो फैमिली के नज ओवर देयर, बट फैमिली हैज़ टू अंडरस्टैंड कि हमें उस इंडिविजुअल से किस लेवल पर जाकर बात करनी है, क्योंकि हम सबसे सेम लेवल ऑफ इंटेलेक्ट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते जब आप इस तरीके की कॉन्वर्जेशन करते हो. बट फैमिलीज़ का एक मेजर रोल आता है कि यू जस्ट कीप द एक्सेप्टेंस. Anyway, Gargi, because I think ये टॉपिक एक ऐसा इतना डाइवर्स इतना वास्ट टॉपिक है, Right. we can talk endlessly about this. True. But still, thank you for being my first guest. Thank you so much for having me here. Thank you because I actually knew it that you are the right person, you know, who will actually answer me everything head on. So thank you True. for that. And I hope that we'll keep doing this, you know, in future again. Absolutely. That's all, guys. Thank you. This is Gargi Dagar. She's a very famous, renowned psychologist. I hope you guys can learn something from her. And please subscribe and like if you like.